ओके, हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था रिगार्डिंग द टेस्ट एंड द रिकॉर्डिंग, ठीक है। टेस्ट में मोर देन सब लोगों के 30 अबव मार्क्स तो हैं ही, किसी के डाउन द लाइन 30 भी हैं, ठीक है। जिनके 30 हैं, किसी ने अपना टेस्ट रिजल्ट देखा था क्या उस लॉगिन में से? किसके हैं 30, 37 अप्रॉक्सीमेटली 31? क्यों है आपके कम? क्या कंफ्यूजन है मुझे बताइए गर्वित। जब भी ऐसा हो जाए तो उस टेस्ट के राइट हैंड कॉर्नर में 3 लाइंस बनी होती हैं ऊपर। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक चार्ट आ जाता है जिसमें 1 से 50 क्वेश्चंस की काउंटिंग लिखी होती है। उसमें जो ग्रीन होता है मतलब आपके अटेम्प्ट हो गए, और जो रेड होता है मतलब वो आपके छूट गए। तो आप अगर उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन वापस आ जाएगा। इससे आप अपना आंसर भी चेंज कर सकते हैं बिफोर सबमिटिंग, ठीक है। राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर 3 लाइंस पे क्लिक करिए, चार्ट बना हुआ आ जाएगा। जिस क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे उसी क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक नहीं करनी। 30। तो अभी आप देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका टेस्ट चल रहा है, इस तरफ राइट साइड पे 3 लाइंस है, क्लिक करते ही 1 से 50 की गिनती आती है, ग्रीन एंड रेड विजिबल होगा। आप क्लिक करिए, आप उस क्वेश्चन पे वापस जाके सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि ठीक है ये टेक्निकल एरर है और कोई आपको बताएगा नहीं, बट मार्क्स उसकी वजह से कम तो आए हैं, राइट, तो वो नोटिस होगा। और रिकॉर्डिंग आप चारों की है। अल्फिया दोबारा भेजिए, हुमेरा की आ चुकी है, आप आज से भेजिएगा मैम, ठीक है। आज बता देंगे आपको कि क्या करना है। आप लंच तक मुझे भेजिए, ठीक है। बाकी मुस्कान आपकी रिसीव नहीं हुई है, इनके थ्रू भेजिए और आप भेजिए। मैं अभी लंच में मुझसे कंफर्म कर लीजिएगा रिसीव हुई है कि नहीं, क्योंकि मुझे आगे भेजनी है, ठीक है। नाउ किसी के कल के टेस्ट में कुछ कन्फ्यूजन है अगर किसी क्वेश्चन में, तो वो आप पूछिए। कल आपने टेस्ट देखा होगा, कुछ पूछना है, कुछ रिलेटेबल ना लगा हो, कुछ याद ना रहा हो, जो आपने पढ़ा ना हो, तो बताइए, आई कैन रिपीट दैट। हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हैं मैम। चाहे आप PCM के स्टूडेंट हैं, PCMB स्टूडेंट हैं, PCBM स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास वो सब्जेक्ट है, चाहे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो या मेन सब्जेक्ट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बच्चा जेई का पेपर भी दे सकता है और नीट का भी, क्योंकि सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट तो मैच हो रही है ना। उसको नीट का पेपर देने के लिए बायो होनी चाहिए। अब मेरे पास बायो ऑप्शनल में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। PCMB वाला बच्चा नीट का भी पेपर देगा, जेई का भी पेपर देगा। ये बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, तो इसलिए ये दोनों जगह की सीट रोक सकते हैं। तो इनको जहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ कॉलेज के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं, ये लोग वो सीट्स भी ले सकते हैं, इसलिए वो बिल्कुल दोनों पेपर दे सकते हैं। एडवांस के बिना आपको IIT कॉलेज नहीं मिलेंगे। मेंस के बेसिस पे आप NIT कॉलेज ले सकते हो, GFTI या किसी भी और कॉलेजेस में आप जा सकते हैं। एडवांस होता ही IIT के लिए, जैसे मैंने कल आपको बताया भी था कि अगर, हाँ जी, हाँ जी, नहीं, IIT, NIT, GFTI सारे जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है सबको, कल मैंने बताया था कि यहाँ पर IIT, NIT, GFTI तीनों है जिसको नेशनल इंपॉर्टेंस मिली हुई है। जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं इन्हीं को नेशनल इंपॉर्टेंस मिली हुई है। हाँ जी अखिल। जो इसका आंसर था, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्कोर नॉर्मलाइजेशन वाला फर्स्ट डे पे एक चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि पहले सब्जेक्ट वाइज देखो, ठीक है, किसने पहले अटेम्प्ट कर लिया वो, और लास्ट में देखो एज क्राइटेरिया। नो, डजंट मैटर विद द सीक्वेंस, मतलब वो हो सकता है ऊपर नीचे, पर एंड रिजल्ट जो होता है मैक्सिमम केसेस में उस पर हमें फोकस करके वो एज वाला देना है। नहीं, कोई बात नहीं। हमेशा एज नहीं देखनी होती है मैम। पहले आप सब्जेक्ट के मार्क्स मैच करिए कि क्या दोनों के फिजिक्स में सेम है, क्या दोनों के केमिस्ट्री में सेम है। नहीं है तो वहीं से डिसीजन आ जाएगा, एज पे मुझे जाना ही नहीं पड़ेगा, राइट। तो पहले उसी से शुरू होता है, और पर वो ऊपर नीचे सीक्वेंसेस डिसाइड कर सकते हैं कि वो NTA किस तरीके से स्पेसिफाई करेगा, बट लास्ट में ध्यान देना होता है एज है। इसमें बहुत सारी और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं करी हैं, वरना फिर आप सिटिंग या फिर सिलेक्शन या रैंकिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाओगे तो उसकी नीड नहीं है।
जेई मेन एग्जाम के लिए 12th की परसेंटेज चाहिए ही नहीं मैम जी। तो कल मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको डिस्कशन में भी बताया था, ताकि टेस्ट में जब ये क्वेश्चन आए तो आप लोग गलत ना करें, राइट। मैंने बताया था कि जेई मेन का पेपर जनवरी में हो चुका है, अप्रैल में हो चुका है, दोनों ही सूरतों में ना मेरी 12th कंप्लीट हुई है ना मेरा रिजल्ट आया। तो 12th की बोर्ड की परसेंटेज आपको हमेशा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए चाहिए होती है, पेपर देने के लिए आपको कोई 12th की मार्कशीट नहीं मांगी जाती। तो जब कॉलेज में एडमिशन होगा तब तो मैं मार्कशीट लगाऊंगी ना, पेपर तो मैं अटेम्प्ट कॉम्पिटिशन एग्जाम का अटेम्प्ट तो मैं दे ही सकती हूँ। जो बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है उसके बोर्ड में इतने कम कभी आते ही नहीं है। हाँ, तो कॉलेज की काउंसलिंग करेगा तो उसे पता है कि अगर उसने 12th में स्कोर मेंटेन नहीं किया तो उसका सिलेक्शन अच्छे कॉलेज में नहीं होगा, उसे नीचे का कॉलेज लेना पड़ेगा जहाँ पे कम परसेंटेज है। कोई ना कोई कॉलेज तो मिलेगा ही, आईआईटी की वजह से उसे 75 या 65 करना है, हाँ तो वहाँ पे नीचे वाली तो परसेंटेज ले ही सकते हैं। हाँ जी सर, आइए, आपका नेम क्या है? आपकी इंटरेक्शन कल हुई है? किससे मिले हैं आप? ठीक है, वो डोर बंद करके प्लीज आप आ जाइए। तो जब उसको एडमिशन लेना होगा तब तो उसके जितने परसेंटेज आए हैं ये उसी का लॉस है कि एक तरफ तो वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर दूसरी तरफ उसका 12th में स्कोर मेंटेन नहीं है, राइट। तो ये बच्चे को ही ध्यान रखना होगा कि वो इतना तो बेयर मिनिमम मेंटेन करे कि कम से कम कोई ना कोई कॉलेज तो उसे मिले। अब ये उसी का लॉस होगा और ये उसी को टेक केयर करना है, राइट। मान लीजिए बहुत बढ़िया कर गए, आप जेई मेन के टॉपर हैं, पर 12th आपने इग्नोर करी है, तो फिर आपका फायदा ही नहीं है जेई मेन करने का। तो ये बच्चों को ऑलरेडी पता है, इसलिए वो एक ढंग की परसेंटेज मेंटेन करते हैं। और जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को हम बोर्ड की क्लासेस भी देते हैं, तो उनकी क्लास परफॉर्मेंस, उनका बोर्ड का रिजल्ट अच्छा हो, उसका पैटर्न अच्छा हो, तो इस तरीके से हम उसकी तैयारी भी कराते हैं ताकि वो उस परसेंटेज क्राइटेरिया के ऊपर ही रहे। तो उस चीज़ का दोनों का ध्यान रखा जाता है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है वरना वो अच्छे कॉलेज तक चाह के भी नहीं पहुंच पाएगा, राइट। तो इसलिए 12th का भी प्रिपरेशन यहाँ पर होता है। हाँ जी जी हाँ, फर्स्ट डे पे मैंने आपको बताया था ऑनलाइन सेगमेंट में जब अगर किसी बच्चे को करना होता है तो हम अलग से अगर ओलंपियाड भी पढ़ने हो तो बिल्कुल पढ़ाते हैं, कोचिंग देनी हो तो भी पढ़ाते हैं, स्कूल का पढ़ना हो तो भी पढ़ाते हैं। फाउंडेशन में सभी तरीके की कोर्सेज अवेलेबल हैं। कैटेगराइजेशन अलग अलग कोर्सेज हैं सर, जैसे स्कूल का सिलेबस अगर पढ़ना है तो उसका कोर्स अलग है, खाली शाम की ट्यूशन पढ़नी है तो उसका कोर्स अलग है, सिर्फ ओलंपियाड की तैयारी करनी है तो उसका कोर्स अलग है। तो पेरेंट एंड स्टूडेंट अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो कोर्स हमसे ले सकते हैं। आगे चल के जब हम फाउंडेशन समझेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको याद है फर्स्ट डे पे मैंने एक स्लाइड दिखाई थी जेई नीट के बाद, जिसमें सारे कोर्सेज का नाम लिखा हुआ था। उस कोर्सेज के नाम लिखे हुए में अलग से ओलंपियाड भी लिखा था, अलग से ओलंपियाड की तैयारी भी होती है, उस स्लाइड में था। और कोई डाउट्स हैं आपके टेस्ट को लेकर? कोई डाउट है? नहीं? हाँ जी, नहीं, मैं इसके लिए आपको बताऊंगी। हॉस्टल्स में कल मैंने ये बात स्किप कर दी थी। जो हॉस्टल्स हैं वो 11th क्लास तक की गर्ल्स के लिए बिल्कुल अवेलेबल हैं, ठीक है। 12th और ड्रॉपर की जो गर्ल्स रहती हैं और नीट के लिए अगर जो तैयारी करने यहाँ पर आती हैं, गर्ल्स और नीट के बच्चों के लिए वी डोंट हैव एनी हॉस्टल्स, वो 11th क्लास तक के बच्चों के लिए ही है, ठीक है। आज हम जब पढ़ेंगे कोर्सेज के बारे में, रेजिडेंशियल प्रोग्राम के बारे में, तो ये डाउट आपका तब क्लियर हो जाएगा। डाला हुआ ये क्वेश्चन, क्योंकि कल मैंने आपको बताया नहीं था कि जो द्रोणा हॉस्टल है वो सिर्फ बॉयज़ के लिए है, वहाँ पे गर्ल्स रुक नहीं सकती, पढ़ सकती हैं पर रह नहीं सकती। ध्रुव में है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये मैं चीज़ आज कवर करूँगी क्योंकि इसमें 2-3 एडिशन हुए हैं। मैं पहले बता देती हूँ, पर 2-3 एडिशन अभी परसों ही हुए हैं, वो परसों टेस्ट में अपडेटेड नहीं है, तो मैं आपको अपडेटेड वाला एक साथ ही क्लियर करूँगी। डोंट वरी, अगर वो मिस्टेक भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपको याद तो है कि ये आपको क्लियर करना है, दैट्स फाइन। और कोई क्वेश्चंस? टेस्ट का आइडिया आपको क्लियर हुआ कि किस तरीके से हम आपके माइंड में चीज़ों को याद कराना चाह रहे हैं, राइट। ये बहुत ही सिंपल लेवल का, क्योंकि फर्स्ट डे का टेस्ट रहता है, आगे चल के आपके टॉपिक्स ही कॉम्प्लिकेट होंगे,
ठीक है, कॉम्प्लिकेट इन द सेंस बहुत सारा याद करना पड़ेगा, तो एक तरीके से आपको लगेगा कि बहुत सारा कुछ है, क्या क्या याद करना है, तो शुरू शुरू में लगेगा, पर जब आप एक साथ रिवीजन करने बैठोगे तो धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएंगे, राइट। तो सिलेबस ज़्यादा हो या कंटेंट ज़्यादा हो, एक साथ किसी कंपनी के बारे में जानना इतना ईजी नहीं है, तो धीरे धीरे करके आप उसे अपने माइंड में बिठाइए एंड रिवीजन करते रहिए। हाँ, ड्रेसअप क्या होनी चाहिए क्वेश्चन नहीं होगा मैम, एक पर्सन बोलेंगे प्लीज। हाँ दोबारा बोलिए, बोलिए अंकित। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया उस क्वेश्चन का, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए मैम, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो मुझे भी याद नहीं है, बहुत सारे हैं, है ना, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं, या लंच में आप एक बार लॉग इन करके उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं क्लियर कर दूंगी आपको क्या पूछा हुआ है, ठीक है। यशस्वी, आप शोभित सर की टीम, आपकी इंटरेक्शन शोभित सर से हुई है? अच्छा, तो आपका फाउंडेशन के लिए बात चल रही है क्या? ठीक है, हाँ जी जी हाँ, ड्रेस एंड यूनिफॉर्म एटिकेट्स आपके कॉर्पोरेट एटिकेट्स का ही पार्ट है। कोई और क्वेश्चन? श्योर? करण, आपके भी मार्क्स टेस्ट में काफी कम है, मे आई नो द रीजन, क्या हो गया? आपको मिस्टेक्स देखने के लिए गाइज, आप सब लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं, जैसे जब आप टेस्ट देते हो तो वो जो आइकन है जहां से ग्रीन कलर का जो ओके होता है वो येलो हो जाता है जब आपका टेस्ट कंप्लीट है, उस येलो पे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन एनालिसिस, उस पे क्लिक करते ही सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं कि कौन सा सही था कौन सा गलत था, तो आप अपना रिजल्ट, अपने आंसर्स खुद चेक कर सकते हैं कि आपसे गलती कहाँ हुई है, ठीक है। तो वो आपको बता देगा कि इसका सही आंसर क्या था, आपका गलत क्या था, तो आप चेक करिए कि कहाँ मिस्टेक है, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो क्लियर करिए। व्हाट्स योर नेम अगेन? विजय। विजय, आप पहले कहीं वर्किंग थे? कौन सी कंपनी में? ओके, तो वहाँ पे आपका फील्ड वर्क था, कॉलिंग जॉब था, फ्रंट एग्जीक्यूटिव, क्या? फील्ड वर्क था, तो आपको जाकर क्लाइंट से मिलके जो चीज़ें और जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बताना होता था। ओके, कितना टाइम हो गया आपको ये जॉब करते हुए? 1 साल। ये आपका फर्स्ट ही जॉब था? ओके, तो अभी आप वहाँ से फ्री हो चुके हैं या अभी आपका टाइम चल रहा है? वहाँ से फ्री है। ओके, इससे पहले आपने कभी कॉलिंग वगैरह की है? नहीं की है। एंड आपका बैकग्राउंड क्या है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स? कॉमर्स है, ठीक है। सबसे पहले अंकित जी आप इनको एक पेपर दीजिए। विजय, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो एक नोटबुक कैरी कर लीजिएगा प्लीज। एनीबडी हैज एक्स्ट्रा पेन? एक्स्ट्रा है? विजय पेन ले लीजिए प्लीज। जनरली जिस ट्रेनिंग के लिए आप आए हैं, ये ट्रेनिंग 5 से 6 डेज की होगी। इसमें हम 2 दिन में कुछ कुछ कंटेंट कवर कर चुके हैं, जिसमें कॉलिंग शुरू कैसे होनी चाहिए, जेई की डिटेल्स क्या होती हैं, जेई मेन का जो एग्ज़ाम या जेई एडवांस के बारे में ये मोशन क्या क्या करवाता है, थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन हुई है, ठीक है। एक बार आप इनमें से किसी से कनेक्ट करिए एंड जो डिस्कस हुआ है उसे एक बार नोट्स तो ले लीजिए, धीरे धीरे पढ़ के ही समझ आएगा, एक साथ सब कुछ नहीं होगा। कुछ भी डाउट आता है ब्रेक टाइम में या एक्स्ट्रा टाइम में रुक के आप मुझसे पूछ सकते हैं। और फिलहाल जो आज हम स्टार्ट करेंगे उसमें तो आप स्टार्ट से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन में साइंस, जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादातर काम चलता है, ठीक है, और उसका आइडिया है नहीं क्योंकि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, राइट, तो उसको आज से तो कंटिन्यू करिए, कल तक का जो हो गया है दे पीपल विल हेल्प यू, आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी रिवीजन कितनी है, आपको याद कितना है, ठीक है, सो डू हेल्प देम। ओके, अगर और कोई टेस्ट रिलेटेड डाउट नहीं है और सबको पता है कि रिकॉर्डिंग किसकी किसकी नहीं आई है, तो वो दोबारा भेज दीजिए लंच टाइम तक, ठीक है, सो दैट हम उसके लिए आपका होमवर्क सबमिट कर पाएँ। एंड अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करें। चलिए, आज का जो फर्स्ट टॉपिक है, जैसे आप लोगों ने कल JEE के बारे में पढ़ा, उसकी सारी डिटेल्स जो आपको सेल्स करने के लिए रिक्वायर्ड है वो हमने पढ़ ली है। अभी हमें देखना है कि नीट बेसिकली क्या होता है, उसकी डिटेल्स क्या क्या है, ठीक है। मैम आप भी इनसे नोट्स कलेक्ट कर लीजिएगा सो दैट आप कल तक के लिए अपडेटेड रहें। ओके, सो नीट के लिए जनरली जब नीट की तैयारी कराते हैं तो ये स्लाइड मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ,
जिसमें हमने डिस्कस किया था कि नीट होता क्या है ना। हमने देखा था कि नीट की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होती है। इसको पहले AIPMT बोला जाता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, पर फिर इसका नाम बदल के रख दिया गया नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, देन हमें पता चला कि जो भी बच्चे मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पहले उन्हें ये कंपटीशन वाला एग्जाम क्लियर करना होगा, और इसको करने के बाद वो अपनी ग्रेजुएशन में बहुत सारी डिफरेंट टाइप की डिग्रीज कर सकते हैं। जैसे MBBS की डिग्री उनकी सबसे पहली प्रेफरेंस होती है। MBBS मतलब बैचलर्स इन मेडिसिन, बैचलर्स इन सर्जरी। अगर इसमें नंबर नहीं आया तो बच्चे के पास ऑप्शन होता है बैचलर्स इन डेंटल साइंस, की डेंटिस्ट बन जाओ। इसमें भी नंबर नहीं आया तो फिर वो आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, होम्योपैथिक मेडिकल साइंस, यूनानी मेडिकल साइंस या और भी बहुत सारी डिग्रीज अपने मार्क्स के मुताबिक उन्हें मिलती हैं और वो कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि नीट का जो पेपर होता है वो साल में एक ही बार होगा और आम तौर पे वो मई के महीने में होता है। इस साल ये पेपर 5 मई 2024 को होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देन अगर कोई बच्चा नीट का एग्जाम देने के बाद इंडिया से बाहर जाके पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल नीट की जो मार्कशीट है वो वैलिड होती है आउट ऑफ इंडिया भी, बस उन्हें वहाँ की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाकर एक एक्स्ट्रा एग्जाम देना पड़ता है और नीट की मार्कशीट और उनके कॉलेज का जो एग्जाम है वो क्लियर करके वो बाहर भी अपनी मेडिकल की डिग्री परस्यू कर सकते हैं। यही इस स्लाइड में बताया था। और 10th के बाद जिन बच्चों के पास बायोलॉजी है या बायोटेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है वो ये पेपर की तैयारी कर सकते हैं, एंड उसके बाद जब वो 12th में आ जाते हैं तो नीट का पेपर दे सकते हैं, और अगर वो अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं तो उन्हें एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज या और भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में मार्क्स या चांस मिल सकता है। ये हमने फर्स्ट स्लाइड डिस्कस ऑलरेडी कर ली थी। जिन्होंने नहीं देखा था वो एक बार इसका फोटो ले लीजिए ताकि आपको ये याद रहे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो नीट की हमने अभी तक डिस्कस की है। यहाँ से विजिबल है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तब भी दे सकते हैं जी, मेन सब्जेक्ट मैथ्स हो तब भी। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि मेन हो या ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए 11th एंड 12th दोनों में। ध्यान से सर, ध्यान से सर, ठीक है ना? वो ओके, ठीक है, यहाँ से विजिबल तो है ना? ओके ओके। सो ये हमने बेसिक सा डिस्कस किया था जिसमें नीट के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया गया था। अब इससे आगे चलते हैं। अब हमें देखना है कि नीट की जो कंडक्टिंग अथॉरिटी होती है वो होती है NTA, मतलब नीट का पेपर कौन बनाता है एंड करवाता है उसके लिए एक ही अथॉरिटी है अभी तक, तो वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि यहाँ लिखा है। 2019 से NTA ये पेपर बना भी रही है और करवा भी रही है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नीट की NTA ही संभालती हैं। ठीक है, देन जब भी इस एग्जाम को करवाया जाता है बच्चों के पास बहुत सारे डिग्रीज के ऑप्शन होते हैं। जैसे एक कॉलेज का नाम आया एम्स, वैसे ही एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही नामी कॉलेज है, उसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ नहीं लिखा है, वो है जिपमर, मतलब जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन इन मेडिकल एंड रिसर्च। इसकी फुल फॉर्म आगे लिख कर आएगी, आप नोट कर लीजिएगा। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स तो हम सब जानते हैं राइट, कि अगर कोई दिक्कत आती है तो एम्स इज द टॉप इंस्टीट्यूट, टॉप मेडिकल कॉलेज। उसके अलावा भी बहुत सारे इंडिया में मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें बच्चे जाना चाहते हैं। और फिर हमने देखा ये पेपर ऑफलाइन होता है, मतलब OMR शीट बेस्ड होता है। हम सब OMR शीट के बारे में जानते हैं, टिक मार्क हिसाब से, तो अभी भी ये पेपर ऑफलाइन के हिसाब से ही चल रहा है। तो यहाँ से हमें एक चीज याद रखनी है कि नीट की कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन है? NTA। NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और वो कब से है? सिंस 2019। ठीक है, इससे पहले NCERT इसको करवाती थी, पर फिर बाद में बेसिकली NTA ही इस एग्जाम को करवाने लगा। ठीक है, आगे चल सकते हैं।
अब देखिए, जैसे हमने कल JEE में पढ़ा था वैसे ही इसका क्राइटेरिया हम क्लियर कर लेते हैं। कौन कौन स्टूडेंट आगे जाकर कॉलेज ले सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या बनाई है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा ये इधर करना है क्या, ठीक है। हाँ, नहीं, जेई का एग्जाम पहले CBSE कराते, उससे पहले उसको AIEEE कहते थे, तो तब, ठीक है। नाउ एलिजिबिलिटी समझिए, कल हमने JEE में पढ़ा था कि आपके 12th में अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 75 आने चाहिए, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 65 आने चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं IIT कॉलेज आपको एडमिशन दे सकता है, राइट। पेपर तो हम कोई भी दे सकते हैं, नीट का पेपर भी आप दे सकते हैं, उसके लिए आपका 12th का रिजल्ट हमें नहीं चाहिए, राइट। पर जब कॉलेज की बारी आएगी, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, तब वो कहते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो नीट में आपके कितने मार्क्स आने चाहिए, आई मीन 12th में आपके कितने मार्क्स आने चाहिए, 50%। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी हैं, मतलब SC या ST, तो फिर आपको कितने चाहिए, 40%। तो आप फर्क देखिए, नीट की चीज़ों को, मेडिकल लाइन की चीज़ों को कितना लीनियंट बनाया गया है कि बच्चे इसमें आएँ और इसको दें, राइट। जेई में रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो टफ भी बहुत ज़्यादा है, उसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। नीट उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम टफ है, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी है ना, 50% और 40% तो आराम से आ जाएंगे, इतना तो पढ़ते ही हैं बच्चे, राइट। तो इसीलिए ये पहली फ्लेक्सिबिलिटी है जो दी जा रही है। पिछले साल तक तो यही चल रहा था, इस साल क्या होगा अभी तक तो पता नहीं है, क्योंकि पेपर हुआ नहीं है, तो अभी तक तो हम यही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। OBC के लिए 45% है मैम। अब बात करते हैं एज के क्राइटेरिया की, ठीक है। एज मतलब कल हमने जेई में देखा था कि एज के हिसाब से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जेई का पेपर आप दे सकते हो। वहां दिक्कत थी कि मैं 12th क्लास में कौन से साल में आई हूं, क्योंकि JEE का पेपर हमारी 12th क्लास से रिलेटेड हो जाता है। पर नीट वाले कहते हैं कि थोड़ी बहुत एज क्राइटेरिया तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मिनिमम बच्चे की जो एज है वो 17 साल हो जानी चाहिए जिस समय वो पेपर या जिस साल में वो पेपर दे रहे हैं। मान लो पेपर है 5 मई को, और अभी मैं 16 ईयर्स 3 मंथ्स की हूँ, मेरे अभी 17 ईयर कंप्लीट नहीं हुए, पर बर्थडे आता है अक्टूबर में, तो मैं उस साल में जब मैं नीट दूंगी तो कम से कम मैं उस साल में 17 साल की पूरी तो हो जाऊंगी ना, तो तब भी मैं एलिजिबल हूँ इस पेपर में बैठने के लिए। उसी साल के अंत तक आपकी उम्र क्या हो जानी चाहिए, 17 साल, तो आप पेपर भर सकते हैं। बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है, अगर किसी को ऐसी कन्फ्यूजन हो तो आपको बताना है कि बेटा एग्जाम के टाइम पे अगर आप 16 साल कुछ मंथ्स के भी हो और उसी सेम साल में आप 17 ईयर के कंप्लीट हो जाओगे, तो बिल्कुल आप इस साल से ही नीट का पेपर दे सकते हो, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लिमिट हटा दी, क्योंकि हम मेडिकल लाइन में अच्छा करना चाहते हैं, हेल्थ सर्विसेज इंडिया में बढ़ाना चाहते हैं, तो मैक्सिमम लिमिट पे कोई लिमिट है ही नहीं। मतलब अब अगर आप 40 साल की उम्र में भी नीट की तैयारी करके डॉक्टर की लाइन में जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ये पेपर की तैयारी करें, दीजिए और आगे जाइए। गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, पहले हुआ करती थी। पहले 25 साल के बाद ये पेपर नहीं दे सकते थे, 17 साल से 25 साल के बीच के बच्चे ही इसको दे सकते हैं, ठीक है, इतने ही साल तक। पर ये लिमिट हटा दी गई है, तो अब आप कितनी भी एज पे हो, अगर आपको कॉलेज एडमिशन्स के क्राइटेरिया में फिट हो जाते हो और आप मेडिकल लाइन में कुछ भी करना चाहते हो जो नीट से होके जाता है, तो आप नीट का पेपर दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बच्चे इसीलिए क्या करते हैं, एक बार तो नीट का पेपर दे दिया और उनका अच्छा नहीं हुआ। एक सेकेंड सर। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि आपका एग्जैक्टली एज लिमिट के बारे में। सो कोरोना से पहले तक या उससे 1 साल और पहले तक यहाँ पे बच्चे क्या करते थे, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, ठीक है, तो 25 साल की उम्र तक आप बार बार ये पेपर दे सकते हो। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो, मतलब SC हैं या ST हैं, तो
तो 28 साल की उम्र तक आप ये पेपर दे सकते हो, इसके बाद आपका चांस खत्म। पहले तो ये चल रहा था, तो बच्चे क्या करते थे, नीट में ये भी फायदा होता है, आपका पेपर दिया, आपके अच्छे नंबर नहीं आए तो आप दोबारा तो दे ही सकते हो, कोई लिमिट तो है नहीं, तो बच्चे क्या करते हैं, साइड बाय साइड ना एक बीएससी या कोई भी ग्रेजुएशन शुरू कर देते हैं ताकि उनके साल बर्बाद ना हो, ठीक है। और साथ साथ वो नीट की तैयारी भी करते रहते हैं। जिस साल उनका नीट अच्छा हो गया और उस साल उन्होंने किसी कॉलेज में अप्लाई किया और अगर उनको अच्छी डिग्री मिलती है तो वो अपनी वो वाली ग्रेजुएशन छोड़ देते हैं और वहाँ से नई वाली मेडिकल ग्रेजुएशन करने लग जाते हैं ताकि उनके साल बच जाए। वरना इतने टाइम तक घर पे बिना कॉलेज के ही तो बैठना है जब तक नीट हो नहीं जाता। तो बच्चे अपना साल बचाने के लिए साथ साथ कोई भी ग्रेजुएशन करने लग जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि जब तक मेरा एमबीबीएस या बीडीएस या किसी में एडमिशन नहीं हो रहा तो बहुत बच्चे बीएससी करने के बाद भी ये नीट का पेपर देते हैं, ठीक है। फिर हमें रियलाइज हुआ, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए, गवर्नमेंट ने चेंजेस किए कि नहीं, हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज और मेडिकल स्टेटस को ऊपर लेकर जाना है इंडिया में, इसीलिए उन्होंने ये लिमिट हटाई, ठीक है। एंड अब इसकी कोई लिमिट नहीं है। 17 साल के बाद बच्चा जितनी बार चाहे, अगर वो साथ में ग्रेजुएशन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो इस नीट के अटेम्प्ट को दे सकता है। जिस साल उसको अच्छा कॉलेज मिल गया उस साल से वो अपनी नई ग्रेजुएशन या अगर ट्रांसफर होता है तो बिल्कुल करा सकते हैं। इससे उनका साल भी बच जाता है और उनका मन रह जाता है कि उन्हें नीट की प्रेपरेशन करके उस जगह पे करियर बनाना था। तो बहुत सारे बच्चे जो हमें कोटा में मिलते हैं वो नीट की तैयारी करने के लिए ही मिलते हैं, क्योंकि जेई में तो 2 साल का ही चांस है एडवांस के लिए। अब उसके बाद तो मैं आईआईटी जा ही नहीं सकती या सकता, राइट। तो जेई का बच्चा कोटा से चला जाता है 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है। बट नीट के स्टूडेंट्स, नीट के बैचेस यहाँ होते हैं क्योंकि मल्टीपल अटेम्प्ट देता रहता है, तो बहुत सारे बैचेस आपको यहाँ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में मिलेंगे। अचीवर बैच, सुपर अचीवर बैच, लीडर्स बैच, ये सभी नीट के बच्चों के लिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो बार बार उसको रीअपियर करते हैं। 4-4 साल से बच्चा यहाँ रह रहा है, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं और अपनी ग्रेजुएशन भी कहीं ना कहीं से कर रहे हैं और नीट का अटेम्प्ट देने के लिए वो कोटा में है। बहुत बच्चे आपको मिलेंगे, इसीलिए नीट का क्राउड ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एज लिमिट बच्चों को अलाउ करती है कि आप प्रैक्टिस करिए और देते रहिए, तो नीट का बच्चा आपके पास वापस आएगा, ठीक है। कॉलिंग के टाइम पे जेई का तो एक बार बच्चे से बात हुई, 1 साल खत्म हो गया, अगला लास्ट ही साल है, हुआ नहीं तो बच्चा चला जाता है। नीट का बच्चा बार बार आपसे नेगोशिएट करने के लिए आएगा कि मेरे 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, आराम से मेरे नंबर आ रहे हैं, बस मुझे थोड़े से नंबर और चाहिए, बताइए मुझे कोई स्कॉलरशिप मिलेगी। तो बच्चे आकर आपको अपनी पुरानी मार्कशीट दिखाएंगे कि मेरे इतने तो नंबर आ ही रहे हैं, इतनी मेहनत तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आपके इंस्टीट्यूट में क्या मेरे लिए कोई स्कॉलरशिप है, क्योंकि आपको मुझे उतनी मेहनत तो करनी नहीं है ना। इसीलिए इन बच्चों के लिए जेई ड्रॉपर हो या नीट ड्रॉपर हो, इनके लिए खास तौर पे स्कॉलरशिप हर इंस्टीट्यूट में रखी जाती है, क्योंकि वो आधी मेहनत तो करके आ रहे हैं ना, जीरो से थोड़ी पढ़ा रहे हैं हम उन्हें, तो इसलिए इन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। जब आगे फीस और स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे तब आपको थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। नाउ अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो देखिए कितनी सारी डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो एक मेडिकल का बच्चा कर सकता है। एमबीबीएस हम देख चुके हैं, बीडीएस डेंटल साइंस, आयुर्वेदिक डिग्री का ऑप्शन है, यूनानी मेडिकल साइंस का ऑप्शन है, होम्योपैथिक का ऑप्शन है। यहाँ देखिए BNYS का मतलब है नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस, इसकी भी ग्रेजुएशन होती है। BNYS का मतलब है बैचलर्स इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। ये आपसे पूछा जा सकता है कि नीट वाले बच्चों के लिए क्या आपको पता है कि ऑप्शंस क्या हैं, राइट, कि वो क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो तब आपको ये फुल फॉर्म याद रहनी चाहिए। देन फिर आया BSMS, इसका मतलब है बैचलर्स इन सिद्धा मेडिकल साइंस। ये भी एक अनदर तरीके की डिग्री है, ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है पर यस अभी भी ऑप्शन में है। देन बैचलर्स इन वेटरनरी साइंस, मतलब जो एनिमल के डॉक्टर रहते हैं उनके लिए भी ऑप्शन रहता है। अगर ये नहीं करनी और कम नंबर आए हैं तो आप कर सकते हैं BSc नर्सिंग एंड बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। याद रखिए ये जो BSc नर्सिंग की डिग्री है और फिजियोथेरेपी की है, ये बिना नीट का पेपर दिए भी हो जाती है। तो आप लिख लीजिए इन दोनों डिग्रीज में नीट का एग्जाम देना मैंडेटरी नहीं है। बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी एंड BSc नर्सिंग में नीट का
एग्जाम दिए बिना भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। इनमें ये तो आप बायोलॉजी पढ़ के ही फिर नीट का पेपर देने के बाद ही तो वो होते हैं। इसमें हाँ बायो तो पढ़ी होनी चाहिए आपने। हाँ कर सकते हो आप। इनफैक्ट ये जो नर्सिंग वाला कोर्स है, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे पीसीबी वाले बच्चे भी करते हैं। आजकल इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थोड़े डिफरेंट हो गए हैं, तो कॉमर्स के बाद आर्ट्स के बाद भी बच्चा बीएससी नर्सिंग कर सकता है अगर वो ढंग से कहीं से इसका कोर्स करते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। आजकल सभी स्ट्रीम्स ओपन कर दी गई हैं, ये उतना टेक्निकल नहीं होता। पीसीबी वाले बच्चे भी बीएससी नर्सिंग करते हैं, पर बिना पीसीबी वाले भी नर्सिंग कर सकते हैं। इसमें बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ही आपको ज़्यादा ध्यान रख के करनी होती है, तो कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ फिजियोथेरेपी में तो पीसीबी होना ही चाहिए, ठीक है। देन लास्ट ऑप्शन एक रह जाता है लाइफ साइंसेस। ये भी बहुत कम बच्चे करते हैं बिकॉज इट्स ए कंप्लीट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एंड रिसर्च बेस्ड होता है, राइट। तो ये भी एक ऑप्शन है। तो बच्चों के मार्क्स पे ज़्यादा फोकस होता है कि हमें या तो एमबीबीएस मिल जाए या फिर बीडीएस। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो फिर ये वेटेनरी साइंस या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक की तरफ जाते हैं, क्योंकि हाँ आप खुद देखिए, अगर हम बीमार होते हैं हम सबसे पहले एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर के पास ही जाना पसंद करते हैं। हम होम्योपैथिक पे इतनी आसानी से नहीं जाते। पहले एलोपैथी का इलाज करते हो आप खुद भी, फिर अगर नहीं आराम आ रहा होता तो सब कहते हैं एक बार होम्योपैथिक ट्राई कर लो, तो वो उसकी इमेज ही ऐसी सेट है। बहुत लोगों की पहली प्रेफरेंस में वो नहीं आता, उसके करियर ऑप्शंस भी उसके हिसाब से ही लिमिटेड हैं। तो सब बच्चों को लगता है कि नहीं मुझे तो एमबीबीएस का कॉलेज ही चाहिए। बहुत लोग डेंटल भी नहीं करते, उनको लगता है कि नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसके हिसाब से बच्चे अपनी डेंटल की सीट छोड़ ही देते हैं कि नहीं अगले साल हम दोबारा तैयारी करेंगे, पेपर तो दे ही सकते हैं, मैं दोबारा तैयारी करके और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करूंगा या करूंगी और शायद मुझे अगली बार एमबीबीएस मिल जाए, पर मुझे डेंटल नहीं करना। लोगों का इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उसके हिसाब से देख सकते हैं। देन ऑफलाइन मोड, हमें पता है कि ये आज भी ऑफलाइन एग्जाम है, बेसिकली ओएमआर शीट बेस्ड ही हो रहा है। हेलो सर 10 बजे से चल रही है, आप उन्हें भेज दीजिए रूम नंबर 7 में। हाँ अभी तो नीट का जो बेसिक्स है वो क्लियर कर रहे हैं, फिर उसके बाद जस्ट वो फिनिश हो जाएगा आधे घंटे में, तो उसके बाद फिर कॉलिंग का एक पोर्शन होगा। अभी आप भेज दीजिए उनका, ये भी रिवाइज हो जाएगा रूम नंबर 7 में सब। ओके सर, ठीक है। एंड देन हमने ये भी देखा कि ये साल में एक ही बार होता है और जनरली मई के महीने में होता है। प्लीज़ डेट याद रखिए, इस साल 5 मई 2024 को ये पेपर होगा, तो आप याद रखिए 5 मई के बाद बच्चे को पता चल जाएगा कि मुझे कॉलेज मिलने वाला है या फिर मैं दोबारा तैयारी कर लूँ। पेपर देने के बाद हमें पता चलता है ना कि मेरे कितने अंदाजे से मार्क्स आ जाएंगे, तो बहुत बच्चे पेपर देते ही इंस्टीट्यूट में कॉल करते हैं कि मेरा नीट का एग्ज़ाम है ना इस बार अच्छा नहीं हुआ है, मुझे दोबारा तैयारी करनी ही पड़ेगी। आप मुझे बताइए कि कोई कोर्स है जो रिवीजन बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं, और मैं ऑलरेडी एक बार दे भी चुका हूँ, तो हमारे लिए कोई स्कॉलरशिप भी है क्या, ठीक है। तो उसके बेसिस पे फिर हम कुछ कंसीडर करते हैं कि कितना आपका आइडिया है, कितने मार्क्स आ जाएंगे, तो उस बेसिस पे फिर हम बच्चों को कुछ रिबेट देते हैं, ठीक है। इस वाली स्लाइड में आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। बैचलर्स इन सिद्धा मेडिकल साइंस, बैचलर्स इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। याद रखिए परसेंटेज 12th की आपके पेपर से रिलेटेड नहीं है। जेई और नीट अलग चलता है, 12th अलग चलता है, ये दोनों मिलाकर ही कॉलेज तक लेकर जाएंगे, पर इन दोनों का आपस में कनेक्शन नहीं है। पेपर आप दे सकते हैं, हाँ देना जरूरी है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है। बीएससी नर्सिंग एंड बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी दोनों में नीट मैंडेटरी नहीं है, दिया है तो भी ठीक है, नहीं दिया है तो भी ठीक है। सॉरी सर पहले ये हुआ करता था, वो स्पेशलाइजेशन के लिए अगर आप जाना चाहें
तो होता है, पर बेसिक जो एंट्री लेवल ऑफ होती है, जो ग्रेजुएशन स्टार्ट कर सकते हैं, वो नीट के बाद कर सकते हैं। अगर उनको किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स के हिसाब से जाना है कि वो इस लेवल को डील नहीं करेंगे, जैसे जो लार्ज एनिमल्स होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनका ट्रीटमेंट अलग होता है, जो फॉरेस्ट रिजर्व के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और जो नॉर्मल आप डॉक्टर देखेंगे वो सब तरीके के एनिमल्स को नहीं ट्रीट करते, तो उसमें भी फर्दर स्पेशलाइजेशन है। जैसे MBBS के बाद MD होता है, वैसे इसके बाद भी इसकी स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे मैंने कहीं सुना था, जैसे डॉग्स होते हैं या कैट्स होती हैं या नॉर्मल और कोई हेन्स होती हैं, ठीक है, इनका ट्रीटमेंट अलग है। पर अगर मैं बोलूँ एलिफेंट को ट्रीट करना है, तो उसमें शायद कोई डिफ्रेंसिएशन होता है, उसके डॉक्टर्स अलग होते हैं। ठीक है, आगे चल सकते हैं? ओके, हाँ जी। 5 मई 2024। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी काउंसलिंग अथॉरिटी। इससे पहले आपको याद है कि जेई की काउंसलिंग अथॉरिटी कौन है? क्या जोसा की फुल फॉर्म आप लोगों को याद है? जोसा जो है वो जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी है। काउंसलिंग अथॉरिटी का मतलब है पेपर देने के बाद कॉलेज में कौन भेजेगा, कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, कितने नंबर पे कौन सी डिग्री मुझे मिलेगी, ये सब कौन बताता है? काउंसलिंग अथॉरिटी। तो उसी काउंसलिंग अथॉरिटी के 2 नाम यहाँ लिखे हुए हैं कि नीट में हमें मेडिकल कॉलेज में एंट्री कौन दिलाएगा? वो दिलाएंगे MCC एंड SC है। MCC का मतलब है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एंड SCA का मतलब है स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी। इन दोनों की मदद से मेडिकल स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज का एडमिशन्स और अपनी स्पेशलाइजेशन डिग्री फिलहाल के लिए सजेस्ट की जाती है। MCC सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है और SCA स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, ये आपको याद रखना है। इनकी फुल फॉर्म्स आपको भूलनी नहीं है, एक बारी के लिए ज्यादा लग सकती हैं, पर याद करना इंपॉर्टेंट है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करेगी एंड स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट। देन सेकेंड लेवल पे इस पे लिखा है लैंग्वेजेस। तो याद रखिए जेई मेन का एग्जाम भी 13 लैंग्वेजेस में होता था, है ना, और जेई एडवांस कितनी लैंग्वेज में होता है? 2, इंग्लिश और हिंदी। नीट का एग्जाम भी 13 भाषाओं में कराया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स की बोली अलग होती है, वो समझेंगे कैसे, राइट? तो इसीलिए भी आप 13 लैंग्वेजेस में ये पेपर दे सकते हैं। दो नए मेंबर भी थे ना आपकी टीम में, आ रहे हैं? तो आपको अभी रिसेंटली कोई कॉलिंग में कंफ्यूजन आ रहा है? ओके, अभी कोई और डिस्कशन चल रही है, जब मैं CRM की डिस्कशन करूंगी तब पूछना, ठीक है? तो 13 लैंग्वेजेस में ये पेपर करवाया जाता है, राइट? ये आपको लिख लेना है, लैंग्वेजेस याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, 13 नंबर विल बी सफिशिएंट। देन ड्यूरेशन देख लीजिए, ये एग्जाम 3 घंटा 20 मिनट का होता है। आपको याद है जेई मेन का पेपर कितने घंटे का होता है? 3 आवर्स, और जेई एडवांस का 6 आवर्स, 3 आवर्स के 2 पार्ट्स, राइट? तो इसीलिए आप याद रखिए नीट का एग्जाम होता है 3 घंटा 20 मिनट का। देन इसका जो हाँ जी, हाँ हाँ, देखिए सिलेबस की बात करते हैं। हमें पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट है। 11th एंड 12th की अगर NCERT की बुक्स देखोगे तो ये पेपर NCERT बेस्ड ही होता है, कहीं बाहर से इसके क्वेश्चन नहीं आते। और जनरली अगर मैं आपको समझाने के तौर पे बात करूं तो ऐसा कहा जाता है, मान लीजिए मैंने पिछले कुछ X सालों के 5 लाख का एक क्वेश्चन बेस बनाया है, ठीक है? अब नीट में ऐसा होता है, उन्हीं क्वेश्चंस में से घूम फिर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नीट का सिलेबस समहाउ प्रेडिक्टेबल है, वो इतना वास्ट नहीं है, ऐसा नीट के एक्सपर्ट कहते हैं।
पर अगर यही मैं जेई की बात करूं तो जेई में ऐसा कुछ नहीं है। जेई में आप कितना भी ट्राई कर लो, उसका सिलेबस इतना वास्ट है, कॉन्सेप्ट इतने चेंज होते रहते हैं कि उसका कोई क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन रिपीट होता ही नहीं है, वो इसलिए सबसे ज़्यादा टफ होता है। पर नीट कंपैरेटिवली इजी होता है, उसके कंपैरेटिवली वैसे तो टफ होता ही है, और पुराने क्वेश्चंस भी रिपीट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करने के लिए नीट में खास तौर पे कहा जाता है। ठीक है, देन हमें पता है कि ये वाले सब्जेक्ट्स इसमें डील करते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है? श्योर? उन दोनों को कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल कॉल करिए, क्योंकि उन्होंने रिवाइज करना ज़रूरी है। आपका तो कॉलिंग वाला पार्ट बाद में होगा, अगर वो रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर कैसे बेनिफिट होगा? अब जैसे हमने कल जेई मेन का पेपर पैटर्न समझा था, एक बार नीट का भी समझ लेते हैं कि बच्चे किस तरीके का पेपर देते हैं। ओके, जैसे देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, जूलॉजी और बॉटनी। बॉटनी में प्लांट रिलेटेड स्टडी होती है एंड जूलॉजी में एनिमल या ह्यूमन रिलेटेड स्टडी होती है। ठीक है, अगेन सेक्शन ए सेक्शन बी जैसे हमने जेई में देखा था वैसे ही यहाँ पे भी बच्चों को ऐसा ही रहता है। सेक्शन बी में अक्सर ऑप्शंस होते हैं एंड 15 में से उन्हें कोई 10 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, सेक्शन ए तो पूरा ही है, 15 में से कोई 10 करने होते हैं। समझ में आ रहा है? तो याद हो तो इसे बंद कर दीजिए। आपका क्या नेम है? सो नीट के अगर आप जेई का एग्जाम पैटर्न याद करो तो सेक्शन ए में होते थे 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 10 होते थे, 10 में से कोई 5 करने होते थे, तो टोटल बनता था 75। जेई में क्या नीट में क्या सिस्टम है? सेक्शन बी में है 35 क्वेश्चन, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में है 15 क्वेश्चन, जिसमें से आपको कितने करने हैं? 10। तो टोटल हो गए 45 क्वेश्चन यहां से, 45 क्वेश्चन हो गए यहां से। तो जब मैं इनका टोटल करूंगी तो मुझे 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं नीट के पेपर में। जेई में कितने अटेम्प्ट करने थे? 75। नीट में कितने करने होते हैं? 180। आते कितने हैं? 200, पर करने कितने हैं? 180। अब एक सही आंसर के लिए हमें मिलते हैं 4 नंबर, तो मैं 180 इंटू 4 करूंगी तो पेपर बन जाता है 720 नंबर का। तो बच्चों को ये 720 नंबर का पेपर 3 घंटे 20 मिनट में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, और अगर गलत रॉन्ग आंसर होता है तो आपके डिडक्ट हो जाते हैं -1। जैसे नेगेटिव मार्किंग होती है जेई में भी, तो नीट में भी होती है। याद रखिए, नीट के पेपर में बच्चों को 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और पेपर होता है 720 नंबर का, और 3 घंटा 20 मिनट में ये पेपर कंप्लीट करते हैं वो लोग। याद रहेगा? चलें आगे। 720। ओके, अब थोड़ी सी सीट की बात कर लेते हैं। हाँ जी, ये जो सेक्शन बी के क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शंस है, ये टफ है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस उनका पेपर पैटर्न है कि जो आपको आता है वही कर लो। जैसे हमारे बोर्ड के पेपर में भी तो ऑप्शन आता है नॉर्मल। अब बात करते हैं सीट्स के बारे में कि बच्चे पेपर तो दे देते हैं, अब कॉलेज में कहाँ सीट मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन उनको बताएगा? तो उसके लिए आप ये समझिए, ये ऑल इंडिया कोटा का मतलब है MCC, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है। तो MCC इंडिया के अंदर 15% कॉलेज की सीट्स को भर सकती है।
ठीक है। और ये स्टेट कोटा मतलब SCA, स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, तो ये कितने % सीट भर सकती है? 85। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में 100 सीट है मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। उन 100 में से 15 सीट को अप्रोक्सीमेटली कौन भरेगा? मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ही सीट्स भरेगी, उसके बाद जितनी बची हुई सीट्स रह जाती हैं वो स्टेट अथॉरिटी को कहा जाता है कि आप अपने अपने स्टेट के हिसाब से जो भी बच्चे हैं आपके पास उनको बांट देना। तो फिर वो उनकी काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं, उन्हें सजेशंस देते हैं, बच्चा कॉलेज ले लेता है तो सीट मिल जाती है, राइट। तो आपको ये याद रखना है कि MCC 15% सीट्स भर सकती है और SCA 85%। इस तरीके से नीट में सीट्स और कॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सीट्स मतलब कॉलेज की सीट्स। ये जूम तो नहीं हो सकता यार, उसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। इधर से ले लो स्क्रीनशॉट, नहीं तो फिर आप इधर से बाद में लैपटॉप से ले लो, ठीक है। सो PPT तो शेयरेबल नहीं होती, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए अलाउ कर देती हूँ। अगर यहाँ से आपको क्लियर स्क्रीनशॉट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप लैपटॉप से भी मेरे से कलेक्ट कर सकते हैं। आगे चले। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए क्योंकि बच्चे कॉल पे ऐसा कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। MCC 15%, SCA 85% मेडिकल कॉलेज की सीट भरता है, ये हमें पता है। हमें ये भी पता है कि MCC सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है और SCA स्टेट गवर्नमेंट। अब याद रखिए जो इसमें लिखा है प्रायोरिटी क्या है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस है जो बच्चा इंटेलिजेंट है पहले तो हम उसे ही सीट देंगे, ठीक है। हमें नहीं फर्क पड़ता कि वो कौन से स्टेट से है। अगर आप अच्छे बच्चे हो, आपके नंबर टॉप में आए हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सबसे पहले सीट के लिए बुलाएगी, ठीक है। और जब वो सीट भर जाती है, 15% सीट्स हो जाती हैं, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि मुझे मार्क्स से थोड़ा सा कम फर्क पड़ता है, मुझे ज़्यादा फर्क पड़ेगा कि मेरे स्टेट के बच्चे को मेरे स्टेट में ही मैं रखूँ और उसी को एडमिशन दूँ। तो मान लीजिए राजस्थान स्टेट का एक स्टूडेंट है, उसके नंबर थोड़े से कम हैं, और एक मध्य प्रदेश का स्टूडेंट है, उसके नंबर थोड़े से ज़्यादा है, ठीक है। तो राजस्थान क्या बोलेगा? सबसे पहले सारे राजस्थान के बच्चों को सीट्स मिलेगी, अगर कोई बच जाती है तो ही मैं मध्य प्रदेश वाले बच्चे को यहाँ ऑफर करूँगी। समझ रहे हैं आप? तो स्टेट की प्रेफरेंस होती है कि हमारे स्टेट का बच्चे को पहले सीट मिले, नंबर भले ही थोड़े से कम हो। तो इनका क्राइटेरिया होता है कि मेरे स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हो, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है जो आपको लगाना पड़ता है कि जहाँ पे आप 10-15 साल से रह रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है कि जिसका अच्छे मार्क्स है, जो टॉपर है, जो डिजर्व करते हैं, चाहे किसी भी स्टेट के कहीं पे भी हो, मैंने कह दिया कि ये सीट मिलेगी तो आपको सीट मिल जाती है। इतना ही याद रखना है, ज़्यादा इस चीज़ में जाने की नीड नहीं है। परसेंटेज एंड किसका क्या प्रायोरिटी है, दैट्स इट। एक बार रीड कर लीजिए ताकि आप लोगों को लैंग्वेज समझ में आ जाए। कुछ डाउट होगा तो क्लियर कर लेते हैं। लेट हो गए मैम, आप मेल कर देते मैम। बैठिए। रीड कर लिया क्या? जी ऐसा जनरली होता तो नहीं होगा ना कि सीट्स बच जाए? होता है सर, बिल्कुल होता है। बच्चे प्रेफर करते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कि MBBS ही मिले, ठीक है। MBBS की सीट्स तो खाली जाती नहीं। BDS के लिए बहुत बच्चे मोटिवेटेड नहीं होते, उन्होंने सोचा ही नहीं होता, तो बच्चे सीट छोड़ देते हैं, तो बहुत सारी सीट खाली भी जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए
एक बच्चे के नंबर है 600, 720 में से उसके 600 नंबर है। अब 600 के हिसाब से उसे कहीं ना कहीं डेंटल कॉलेज अच्छा मिल रहा है, उसको करना ही MBBS है। वो कॉम्प्रोमाइज करने को अपने करियर से तैयारी नहीं है कि नहीं मैं दोबारा तैयारी करके 650 या 700 तक पहुंचूंगा और MBBS लूंगा, तो वो सीट छोड़ देता है। और नीचे एक बच्चा है जिसके है 550 या 580 नंबर, उस कॉलेज के क्राइटेरिया में इतने नंबर वालों को BDS दे ही नहीं सकते, तो ना नीचे वाला ऊपर आ सकता है ना ऊपर वाला नीचे जा सकता है, तो वो सीट खाली रह जाती है। ऐसा JEE में भी होता है, क्योंकि कॉलेज अपना स्टेटस मेंटेन करके चलती है। अगर वो कम परसेंटेज वालों को वो सीट दे देगी तो कोई ज्यादा परसेंटेज लाएगा ही क्यों, तो फिर तो टॉपर आना ही नहीं चाहिए, इसीलिए सीट्स खाली जाती हैं सर। हाँ, मतलब मॉकअप राउंड होता है लास्ट, उसको बोलते हैं नीट में, ठीक है। तो उस मॉकअप राउंड में लास्ट चांस दिया जाता है कि कौन कौन से ऑप्शंस बचे हैं, आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। बच्चा अगर वो ले ले तो ठीक है, नहीं तो फिर वो अगले साल, नीट में बच्चा सर अगले साल आना ही प्रेफर करता है। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपने कॉलेज से, क्योंकि उन्हें पता है कि 5 साल की जो ग्रेजुएशन वो करेंगे उसके बाद या तो उन्हें अपना क्लिनिक खोलना पड़ेगा। इतनी इन्वेस्टमेंट क्या उनके पास है? डेंटिस्ट जो होते हैं वो तो अपना क्लिनिक ही खोलते हैं, बहुत कम होते हैं जो आपको हॉस्पिटल्स में मिलेंगे। तो उनको उसकी इनकम सोर्सेज, उस पर जितना पैसा खर्च होगा, उसकी प्रायोरिटीज़ नहीं लगती उतनी, तो वो नहीं जाना चाहते। MBBS करने के बाद वो पैथोलॉजिस्ट में जा सकते हैं, रेडियो लाइन में जा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें जा सकते हैं। बट इसीलिए बच्चे की फाइट होती है कि मैं MBBS तक जाऊँ। बच्चा डीमोटिवेट होता है और छोड़ देता है। आई हैव समवन इन माई फैमिली जिनको डेंटल सीट प्रोवाइड की गई थी, बट उन्होंने छोड़ दी थी। उन्होंने बोला था कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज, डेंटिस्ट तो नहीं बनना है तो MBBS करना है, नहीं तो नहीं ही करना है, तो फिर उन्होंने छोड़ दी, ठीक है। तो वो छोड़ सकते हैं। चले आगे। अब कल हमने JEE में भी देखा था कि कितने कॉलेजेस होते हैं, क्या सिस्टम होता है। आप समझिए, सबसे पहले अगर मैं खास तौर पे कॉलेज का नाम लेती हूं तो पहला नाम आता है एम्स, ठीक है। इंडिया में अभी 20 एम्स काम कर रहे हैं, मतलब फंक्शनल है, ठीक है। आने वाले अगले साल तक 4 से 5 कॉलेज और खुल जाएंगे तो 25 एम्स होने वाले हैं, पर अभी कितने हैं? 20। तो आपके TLs या बेसिक नॉलेज के लिए बच्चे भी कभी कभी पूछ सकते हैं, प्लीज कीप दैट इन माइंड कि 20 एम्स अभी इंडिया में फंक्शनल है, ठीक है। और उसमें अभी के लिए सीट्स हैं 2044। फिर दूसरे नंबर पे आया एक बहुत ही फेमस कॉलेज जो कि है आर्म्ड फोर्सेस पुणे, क्योंकि ये आर्मी बेस्ड हॉस्पिटल और कॉलेज, यहाँ पे जाने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा तरसते हैं, क्योंकि आर्मी में तो बहुत सारे केसेस आते हैं, तो बच्चों को सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है, राइट। पर आप देखिए ये इंडिया में एक ही कॉलेज है और इसमें सीट्स कितनी है? 150। कंपटीशन है। फिर आता है जिपमर, पूरे इंडिया में इसके 2 कॉलेज हैं। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट वाला जो कॉलेज है 2 है और उसमें मिला के कितनी सीट्स हैं? 200। ये 3 खास तौर पे याद रखने हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जैसे कोटा में भी मेडिकल कॉलेज है, जयपुर में SMS जयपुर है, जोधपुर में है, अजमेर में है, राइट। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, झालावाड़ में है। वो तो नॉर्मल हो गए आसपास के, आप तो राजस्थान के बता रहे हो, मैं तो इंडिया लेवल पे बता रही हूँ। तो 4-5 नाम अगर कभी कभी याद होते हैं तो काउंसलिंग में मदद हो जाती है, ठीक है। तो ये 3 तो याद करने ही हैं। मैं पूछूं एम्स कितने हैं तो आपको याद होना चाहिए, जिपमर कितने हैं तो आपको याद होना चाहिए। जैसे कल मैंने आपको IIT और NIT याद कराए थे, ठीक है। ये जो नीचे का काउंट आप देख रहे हैं, ये प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के जो सीट्स है ना पूरे इंडिया में मेडिकल की, ये वो है। अब आप देखो, कल अगर आपको थोड़ा सा काउंट याद हो तो 60,000 के आसपास JEE के कॉलेज की सीट्स थी, और नीट में कितनी है? तो JEE से ज़्यादा सीटें हुई ना नीट में, तो बच्चे कंपैरेटिवली ज़्यादा प्लेस होते हैं, उन्हें कॉलेज मिल जाता है। तो इसलिए भी बच्चे प्रेफर करते हैं, अगर उनको JEE में करियर नहीं दिख रहा है तो वो बायो को ऑप्ट करके फिर नीट की तैयारी करने भी आते हैं और आगे चलते हैं। तो ये याद नहीं रखना है, ये तो अंदाजे के लिए मैं आपको बता रही हूँ, याद आपको बेसिक करना चाहिए। जिपमर कितने कॉलेज हैं, एम्स कितने कॉलेज हैं, इतनी अवेयरनेस आपको इस इंडस्ट्री में बैठ के नहीं हुई तो अच्छा नहीं रहता है। दैट्स वाई आपको ये नंबर याद रखना है। इसकी गवर्नमेंट सीट्स है सर
रिसेंटली एनएमसी की इसके लिए आपको एक वेबसाइट भी रेफर कर सकते हैं, एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल। इसकी सीट्स मिल जाएंगी 56,000 के आसपास। गवर्नमेंट की सीट्स 56 या 54,000 के आसपास रिसेंट सीट्स हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो भी है जो मोशन के चैनल पे डाला गया था, मोशन नीट वाला चैनल जो मैंने आपको सब्सक्राइब किया है। रिसेंटली शोभित सर ने एक वीडियो बनाया था, ठीक है, तो उसमें उन्होंने एनएमसी की वेबसाइट को ओपन करके बताया है कि सीट्स क्या है। अगर आप जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो उस ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, आप देखते रहिए। बच्चे भी उसी से अपडेशन लेते हैं और हम भी, ठीक है। देन बात कर लेते हैं इसकी, ये कुछ नेम्स हैं जो मेडिकल कॉलेज के लिए आप चाहें तो 4-5 याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि एम्स, पीजीआई इसको बोलते हैं, पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक, ठीक है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज इज़ अ वेरी वेरी गुड कॉलेज। न्यूरो साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेज हैं, नीट में भी है और जेई में भी है, और एनवी सर यहीं से पास आउट है जो जेई का इनका कॉलेज है, राइट। देन जिपमर इज द कॉलेज, संजय गांधी इज द कॉलेज। ये जो लास्ट कॉलेज आप देख रहे हैं ये है तो प्राइवेट, पर इसका रिजल्ट्स, इसकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी है, इसलिए ये गवर्नमेंट के साथ मैंने आपको नाम लिख के याद कराया है, ठीक है। जितने याद रहे ठीक है, नॉलेज के लिए ही बताया जा रहा है, ये कोई आपसे टेस्ट में नहीं पूछने वाला, जस्ट फॉर नॉलेज। हाँ, राजस्थान का अगर कोई पूछे तो आप एक ही नाम ले, एसएमएस जयपुर, काफी अच्छा कॉलेज है जयपुर, ठीक है। तो जितने नाम याद रह जाए इट्स फाइन, 2-4 भी चल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। अब इतना ही आपको नीट के बारे में याद करना था, इससे ज़्यादा पढ़ने की नीट की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा आपको अब सेल्स पे फोकस करना है कि नीट के कोर्सेज सेल करने में हम क्या बोलेंगे, जेई के कोर्सेज सेल करने में हम क्या बोलेंगे, ठीक है। अलीशा एंड रेखा राइट। तो आपने पहले वाले 2 स्लाइड्स को गो थ्रू नहीं किया है फॉर द रिवीजन, आप ये देख लीजिए यहाँ से, जिसमें हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, डिग्रीज की बात की है, ठीक है। एक बार रेखा आपके पास शायद ही स्क्रीनशॉट्स भी नहीं होंगे, इसका आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका भी पेपर पैटर्न से तो आप आ गए थे राइट अलीशा, इस पैटर्न से आप आए थे सेशन में या ये मिस किया था? अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, कितने मार्क्स का पेपर क्या रहता है, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। बस अब याद रखना कि 720 मार्क्स का एग्जाम है एंड 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। ओके, अब आप 5 मिनट लेंगे, पहले जितना नीट का आपने आज पढ़ा है उसे रिवाइज करेंगे, देन ही मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगी। तो टेक 5 मिनट्स एंड पहले वो रिवाइज करिए। हेलो, ओके गाइज, अभी हमारा जो सेकंड टॉपिक है जो आज हमें समझना है मॉर्निंग सेशन में, वो होगा रैपो बिल्डिंग, ठीक है। रैपो बिल्डिंग कह लीजिए, नीड रिकॉग्निशन कह लीजिए, बच्चे को समझना कह लीजिए, कुछ भी, ठीक है। ये हमारी कॉलिंग का सेकंड हिस्सा है। कल हमने कॉलिंग में सीखा कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे करना है मोशन में, अगर आप कॉल मिलाते हैं किसी बच्चे से बात करने के लिए। जैसे जब आप कॉल मिलाते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपने भेजी हैं, जैसे नाम क्या है, क्लास क्या है, मीडियम क्या है, लोकेशन क्या है। लोकेशन बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट डे पे बताया था कि हमारे मोशन के 60 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी सेंटर हैं, ठीक है। तो अगर वो बच्चा फ्रेंचाइजी के आसपास रहता है तो वो कोटा क्यों आएगा? तो आपको कहना होगा कि बेटा आप हमारी फ्रेंचाइजी सेंटर पे जाके भी काउंसलिंग ले सकते हो, ठीक है। तो वहाँ का एड्रेस और वहाँ का नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप बच्चे को दे देना और बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, कॉल आगे नहीं बढ़ेगा।
क्योंकि टेलीकॉलर्स को बिल्कुल अलाउड नहीं है कि वो सेंटर्स की लीड पे बात करें। याद रखिए, लीड मतलब स्टूडेंट, ठीक है। जो बच्चा सेंटर के आसपास के एरिया में रहता है उसकी पहली प्रेफरेंस सेंटर ही होनी चाहिए। अगर वो फिर आपको कंफर्म कर दे कॉल के ऊपर, नहीं नहीं मुझे पता है वहां पे सेंटर है पर मुझे कोटा ही आना है, तभी आप एज अ टेलीकॉलर उनसे बात आगे बढ़ाएंगे। अगर हमने सुना कि आपने किसी दूर रहने वाले बच्चे को फ्रेंचाइजी पे भेजने के बजाय कोटा बुला लिया है, देन आप खतरे में हैं, ठीक है। तो फ्रेंचाइजीज की लीड को आगे भेजना ही होगा, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। इसीलिए आपको इंट्रोडक्शन में ही बोल देते हैं लोकेशन पूछ लो। अब आपको तो पता ही नहीं होगा इंडिया में हमारी कितनी फ्रेंचाइजी है और कहाँ कहाँ पे है, उनका एड्रेस क्या है, तो इसके लिए हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे आपकी ज्वाइनिंग के बाद, उसमें देखकर आप बच्चे को बता देना। इतनी सारी याद थोड़ी रखोगे, ओके। बट फ्रेंचाइजीज की लीड्स को नहीं टच करना है और वो आपकी मेहनत की नहीं होंगी, इसलिए आपको आगे बढ़ानी होती है। तो इंट्रोडक्शन में कल हमने मीडियम, क्लास, सब्जेक्ट, लोकेशन इतना ही पूछा है और अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं कौन हूं और मेरा नाम क्या है, मैं कहां से बात कर रही हूं और मेरी कंपनी कौन सी है। याद रखिए, आपका जो नाम है ना वो थोड़ा ढंग से और थोड़ा धीरे बोलिए। मुझे बहुत सारी कॉल सुनने में आती हैं, मैं दोबारा प्ले करती हूं सिर्फ सुनने के लिए कि नाम क्या था, किसकी कॉल है ये, मुझे सुनाई ही नहीं देता। इतनी जल्दी जल्दी हमें आदत हो जाती है कॉल करने की कि हाय मेरा नाम नेहा है, मैं मोशन इंस्टीट्यूट कोटा राजस्थान से बात कर रही हूँ। मैं भूल ही जाती हूँ कि किसका है, तो मुझे कॉल रिपीट करके देखना पड़ता है कि यार किसकी थी। समझ रहे हैं? तो आपको ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है जब भी अपना नाम बोले, क्योंकि नाम तो बच्चे को याद कराना है ना, उससे इंपॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं। उसको मोशन या आपका नाम कुछ तो याद हो, वरना फिर फायदा क्या हुआ कॉल करने का, राइट। बाकी इंस्टीट्यूट्स भी तो कॉल कर रहे हैं, इसीलिए प्लीज अपना नाम थोड़ा धीरे बोलिया करिए कॉल पे, ताकि बच्चे को याद रहे कि मेरी इस सर या इस मैम से बात हुई है, ओके। अब हमें समझना है कॉल का दूसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा मतलब दिस। कल हमने 5 स्टेजेस पढ़े थे कॉल के, कि कॉल को मैं आपको 5 पार्ट्स में सिखाऊंगी। पहला है इंट्रो, दूसरा है रैपो, तीसरा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग या पिच, चौथा होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और पांचवा होता है क्लोजिंग। ये कल आपने लिखे थे या स्क्रीनशॉट लिया था, अगली बार आपसे पूछूं तो याद होने चाहिए, वरना कॉल कैसे करेंगे आप जब आपको पता ही नहीं है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो अब हमें ये देखना है कि बच्चे से हाय हेलो करने के बाद आपको क्या बात करनी चाहिए, कैसे कंफर्टेबल कराएं स्टूडेंट को। देखिए, तो सबसे पहले रैपो बिल्डिंग के बारे में आप पढ़िए। ये रिपोर्ट नहीं है, रैपो है, ठीक है। आर और टी साइलेंट होता है इसमें, रैपो। अब पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा है, तब मैं आपको समझाती हूं। पढ़ा क्या? 2 ही चीजें इसको अच्छे से समझने के लिए काफी हैं। एक, आपको यहां पर बच्चे का भरोसा जीतना है या फिर उनसे घुलना मिलना है, और दूसरा 2 वे कम्युनिकेशन। आप ध्यान रखें कि जरूरी है कि बच्चा आपसे कॉल पे बात करे, खाली हाँ ओके ठीक है सर ठीक है मैम ये नहीं चलेगा, उनको बुलवाना पड़ेगा थोड़ा सा ही सही, ठीक है। तो जब तक 2 तरफा बात नहीं होगी, अगर इस ट्रेनिंग में खाली मैं ही बोलूं और आपको कुछ बोलने का मौका ही ना दिया जाए तो क्या आपको समझ में आएगा? आपका बोलना भी जरूरी है, राइट। तभी तो मुझे पता चलेगा आपके दिमाग में कितना डेटा जा रहा है। ऐसे ही बच्चे का बोलना या फादर का बोलना या मदर का बोलना भी जरूरी है। ज्यादा पीछे नहीं पड़ना है, पर थोड़ा सा तो पूछना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हमें इंट्रोडक्शन के बाद बच्चे से थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करनी है, राइट। जब भी आप बच्चे को जानने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए बच्चे ने फोन पे कहा कि सर अभी मैं हॉस्पिटल में हूं, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता, तो आप उससे पूछे अच्छा कोई बात नहीं बेटा आप ठीक हैं, आर यू ओके, क्या हो गया? नहीं सर वो फैमिली में कुछ इमरजेंसी। आपकी फैमिली में ठीक है ना? कोई बात नहीं, आप पूरा टाइम ले लीजिए, आप कब अवेलेबल होंगे मुझे बताइए, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगी या कॉल बैक कर लूंगा, आप चिंता मत करिए, एंड कट द कॉल। वो आपकी सेल्स टारगेट को पूरा कराने का समय नहीं है,
है ना, एक थोड़ी सी आपको आप एम्पैथी समझे या सिंपैथी समझे, जो भी आपको समझ में आए, थोड़ा सा तो वहां पे आपको उन्हें टाइम देना ही होगा, वरना वो आपकी कॉल उठाना बंद कर देंगे या आपको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, ये जस्ट अ बेसिक एग्जाम्पल। जब भी हो हमेशा मोशन के बारे में मत कहिए, पहले बच्चे के बारे में पूछ लीजिए वो सही फ्रेम ऑफ माइंड में है भी कि नहीं। ठीक है, एक बार अब आप इसे पढ़िए। पढ़ा क्या? ये सिर्फ आपको इतना ही समझा रहे हैं कि बच्चे को जान लेने की जब आप कोशिश कर लेते हैं, जैसे अगर आपको कल वाला एग्जाम्पल याद हो जब हम कार सेलिंग का एग्जाम्पल देख रहे थे या स्टूडेंट्स को समझने की बात कर रहे थे, अगर मुझे पता ही नहीं है कि बच्चे के वीक एरियाज क्या हैं, वो कोटा आ भी सकते हैं या नहीं, ठीक है, उनके फादर हॉस्टल वाला प्रोग्राम अफोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं, तो मैं अपनी मर्जी से तो उन्हें कुछ भी बोल दूं तो सेल तो होने से वाला, राइट। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उनका बैकग्राउंड समझें, ये मोटिव समझें कि वो तैयारी क्यों करना चाहता है। अगर वो किसी ना किसी तरीके से आपसे बता रहे हैं कि नहीं मेरे पापा चाह रहे थे कि मैं साइंस में ही जाऊं और मुझे भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो मुझे साइंस ही करनी है, मुझे इंजीनियर ही बनना है, या फिर नीट क्यों करना है, ठीक है, आपको क्या थ्योरी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्या आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जल्दी याद हो जाते हैं, तो फिर तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है अगर आप पीसीबी पढ़ रहे हैं तो, राइट। या फिर अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है क्या, आपको डेरिवेशन सॉल्व करना, प्रैक्टिकल चीज़ें समझना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, हाँ मुझे लगता है मेरा मैथ्स भी बहुत स्ट्रांग है तो मैं साइंस में ही जाकर कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसका फोकस पहले से ही क्लियर है, उसको अप्रिशिएट करिए, क्योंकि आपको इतने बच्चे मिलेंगे जिनको ये भी नहीं पता कि उन्हें ज़िंदगी में करना क्या है। मैंने आपसे भी सवाल पूछा था, क्या आपको पता है कि आपको 10th के बाद क्या करना था? सबको नहीं पता होता, राइट। लोग टाइम लगाते हैं इस चीज़ में, तो बच्चे भी आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं, तो आपको उन्हें अप्रिशिएट करना होगा, मोटिवेट करना होगा और डिसीजन की तरफ लाना पड़ेगा, नहीं तो आपका कॉल करने का कोई फायदा नहीं। खाली कॉल उनसे हाय हेलो करने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, कुछ तो जवाब मांगना पड़ेगा ना। अच्छा बेटा सोच के बताओ कि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, आपको थ्योरी समझ में आती है, नंबर किस में अच्छे आए थे, कैसे ना कैसे उन्हें मदद तो करो डिसाइड करने में, वरना तो उनका घिसा पिटा जवाब होता है अभी सोच रहे हैं, बाद में बात करें। बाद में ऐसा क्या हो जाएगा, बाद में भी यही जवाब आएगा, सोच रहे हैं। ऐसा क्या सोच रहे हो, क्या आपको सोचना सही तरीके से आता भी है? हम बताएंगे ना आपको क्या सोचना है, आप तो 10th क्लास में ही हो, आपको क्या पता? क्या आपके फादर से आपने बात करी? क्या किसी से गाइडेंस ले रहे हो? नहीं, तो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। हम एक्सपर्ट हैं इस चीज में, हमसे बात करिए। बेटा कुछ तो सोचना पड़ेगा, राइट। अगर आप ऐसे मोटिवेट नहीं करोगे, उनके बारे में जानोगे नहीं, तो फिर आपकी कॉल इनकम्प्लीट है। ऐसा नहीं होगा कि सभी बच्चों से आपको ऐसे ही बात करना पड़े, पर कम से कम 20% बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिनको आपको समझाना पड़ेगा। बाकी सबका फंडा सेट है, नहीं नहीं मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है, आप तो डिटेल बताइए, मुझे नीट ही करना है, आप डिटेल बताइए, ठीक है। पर जिनको नहीं पता है उनका क्या होगा, उनको आपको समझाना है, ठीक है। अब समझाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिसको हम रैपो बिल्डिंग के कुछ तरीके बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बात करने के तरीके हैं और कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉल पे सबको एक बारी में बात करना नहीं आता, राइट। अब आपको ही मैं बोल दूं कि ये स्टूडेंट है,
जरा समझाइए इनको, आप क्या समझाओगे और कैसे बात करोगे जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा बोले। तो आपके दिमाग में क्या सवाल आएगा? पता नहीं क्या बात करूं, समझ ही नहीं आ रहा क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं, राइट? तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा किसी को जानने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश करनी पड़ती है, राइट? और कोशिश इसलिए भी कामयाब हो जाएगी क्योंकि फोन तो उसने उठा लिया है ना, मोशन का नाम तो सुन ही लिया है ना, तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, राइट? कैसे बात शुरू कर सकते हैं? सबसे पहले ध्यान रखिए, मेक अ गुड इंट्रोडक्शन का मतलब है नाम, क्लास, सब्जेक्ट, मीडियम तो आप पूछ लोगे, पर आप किस तरीके से पूछ रहे हो। तेज तेज बोल रहे हो, बहुत ही धीरे आप बोल रहे हो, आपकी आवाज़ बहुत धीरे है, ठीक है, आपका नाम सेफ साफ से नहीं बोल रहे हो, आपकी लैंग्वेज में आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है, आपको ढंग से बात करना नहीं आ रहा, आप नर्वस हो रहे हो तो रुक रुक के पूछ रहे हो, याद कर रहे हो, अच्छा इसके बाद क्या पूछना था, अच्छा सब्जेक्ट, बेटा आपका क्या सब्जेक्ट है, फिर आप याद कर रहे हो, अच्छा क्या पूछना था, इंट्रो में मीडियम पूछना था, ठीक है बेटा आपका मीडियम क्या है। तो इस तरीके से बात नहीं करनी होती है, आपकी पूरी एनर्जी होनी चाहिए। हाय मैं नेहा बात कर रही हूँ मोशन एजुकेशन कोटा राजस्थान से, ये रटा रटाया नहीं चलना चाहिए। पता चलता है कि आपको कॉल की आदत लग गई है, आप बोर हो चुके हैं, या फिर अभी भी आप थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है, एक लाइन से पता चल जाएगा, ठीक है? तो जो लोग कॉल सुनते हैं उन्हें पता चल जाता है कि आप कितने पुराने हैं यहाँ पे, ओके? तो प्लीज अपने इंट्रोडक्शन में अपनी एनर्जी बना के रखिए। मैं समझती हूँ जब हम सुबह घर से आते हैं तो हमारी एनर्जी होती है 10 से 12, 12:30 तक आराम से एनर्जी होती है, फिर हम घड़ी में इंतजार करते हैं लंच कब होएगा, थक गए हैं। तो वो जो कॉल में फ्लेक्सिबिलिटी और ये जो लीनियंसी आती है ना, वो सब पता चलती है। इसको कॉल खत्म करना है, इसके पास कोई और लाइन ही नहीं है बोलने के लिए, समझ रहे हैं? तो वो सब पता चलता है, क्वालिटी को भी पता चलता है, अगर मैं सुन लेती हूँ तो मुझे भी पता चलता है। प्लीज पहला इंप्रेशन इसी से बनेगा। दोबारा आप सबको, जिनको पता है इट्स फाइन, जिनको नहीं पता है दोबारा वो कॉल इतनी आसानी से कभी नहीं उठने वाला। जो एक चांस है बेटर करना है, इसीलिए इतना जोर दिया जा रहा है। दूसरी तरीका हो सकता है, उन्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा यार। उन्होंने बोला मैं इस स्कूल से हूं, मैं यहां इस गांव का या इस शहर का रहने वाला हूं, मेरे इतने % नंबर आए थे, मेरे पेपर इस तारीख को खत्म हो जाएंगे। वो कुछ भी कह रहे हैं, एक ही बारी में ढंग से सुनिए और उसे लिख लीजिए, दोबारा दोबारा मत पूछिए। अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। कॉल में खराबी हो, कुछ टेक्निकल इशू हो, नहीं सुनाई दे रहा है, इट्स फाइन, पर उस केस में आप रिपीट कर सकते हो, वरना एक ही बारी में ढंग से सुनिए, क्योंकि वो बच्चा आपको पैसे देगा या नहीं वो वहीं तो बताएगा। ढंग से सुनना पड़ेगा, ठीक है? और तरीके हो सकते हैं, जैसे अगर मैं इसकी बात करती हूँ, दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है? अलीशा कुछ याद है क्या कि किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो हमें बच्चों से पूछने चाहिए? देखा, कोई चीज चेंज करनी हो अपने हिसाब से, क्या पूछना पसंद करोगे आप बच्चे से जब कॉल चल रहा है और शुरू ही हुआ है अभी? ओके, देखो स्टार्टिंग में एक रूल होता है, आप थोड़े ऐसे सवाल बच्चों से करें जिससे सामने वाला बच्चा कुछ बोले। खाली हाँ या ना वाले सवाल नहीं करें, जैसे आपको कोचिंग करनी है, नहीं, ऐसा फालतू सवाल पूछोगे तो फोन तो रखना ही पड़ेगा ना, नहीं करनी। कौन सा आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड बच्चे मिलेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता। हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ सीरियसली बात करेंगे, कुछ टाइम पास करते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं, बहुत सारे टाइप के बच्चे हैं, और उनसे ऐसा समझना जायज़ है क्योंकि वो बच्चे हैं, वो हमारे इतने बड़े नहीं है जो फर्क कर पाए कि अरे ऐसे बात नहीं करते, वो कुछ भी कह सकते हैं, राइट? तो आप अपने दिमाग में शांति से सिर्फ ये सोचिए कि मुझे उससे ओपन एंडेड सवाल पूछने हैं, मतलब ऐसे सवाल जिससे मेरी 2 वे कम्युनिकेशन हो सके।
मतलब सामने से कम 3-4 लाइनों वाला जवाब तो आए। जैसे उन्होंने पूछा कि बेटा वैसे आप बताओ, आपने अब तक कोई कोर्स या कोई सब्जेक्ट डिसाइड नहीं किया है, आपका इंटरेस्ट किस में है? अब वो बताएगा मैम ये वाला तो सब्जेक्ट ठीक ही है और ये वाले सब्जेक्ट में शायद मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है, मतलब मुझे समझ तो आ ही जाता है। फिर मैं एक और पूछूंगी, ये इंटरेस्ट आपका कैसे बना, क्या अभी भी आपने इससे रिलेटेड कोई कोचिंग ली है? फिर वो बताएगा नहीं ली तो नहीं है, सोच रहा था। तो फिर मैं एक और पूछूंगी कि डाउट कैसे सॉल्व करते हो आप, अगर आपने कोई कोचिंग नहीं ली है, पढ़ने का तरीका क्या है? फिर वो मुझे एक्सप्लेन करेगा। तो जहां पे बच्चा बोलेगा वहां पे आपको कॉलिंग और काउंसलिंग करने में मजा आएगा, वरना आप उनके घिसे पिटे हाँ और ना सुन के बोर होने वाले हैं और उससे सेल्स नहीं होती। सवाल पूछिए जो आपके मतलब का हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप फालतू सवाल पूछिए। आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको खेलना अच्छा लगता है, आपको मूवीज कौन सी पसंद है, ये सारी बातें कॉल्स पे नहीं होती क्योंकि ये आपके काम की नहीं है। आप पूछिए सब्जेक्ट में क्या इंटरेस्ट है, सेल्फ स्टडी करते हो या ट्यूशन जाते हो, मम्मी पापा पढ़ाते हैं या कोई सर या मैम से पढ़ते हो, नोट्स बनाने की आदत है क्या? तो बच्चा समझाएगा नहीं नहीं हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं तो 2 घंटे ही पढ़ता हूँ, बस कोचिंग चला जाता हूँ। अच्छा क्यों, इसके अलावा आप नहीं पढ़ते? अगर कोई टेस्ट होता है तो आपको बच्चे के दिमाग में सवाल डालने होंगे ताकि वो आपको सीरियसली ले, क्योंकि आप उनसे बड़े हैं, मैच्योर हैं और उनको गाइडेंस दे सकते हैं। उनका काम है बचपना करना। वो आपका फोन काट देंगे, वो फोन उठाएंगे नहीं, व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देंगे, ये तो उनका काम है। आपका काम है स्टिल उनको कॉल करके ट्राई करना और उनसे बातें निकलवाना। अब वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा कि आप उनसे क्या बात कर पाओगे। और अगर मैं इसकी बात करूं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है सिंपल सा, जिसमें बच्चे को या तो हाँ करना है या तो ना करना है, या फिर आप उसको ऑप्शन देते हो ये वाला कि ये वाला। जैसे आपको ऑनलाइन कोचिंग करनी है या ऑफलाइन, या तो ये या तो ये, इसके अलावा और कोई जवाब ही नहीं है इसका। तो वो क्या होते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जब बच्चे को उन्हीं लिमिटेड ऑप्शन में से चुनना होता है, जिसमें बात खत्म हो जाती है। इसमें 2 वे कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। आप ईएमआई करेंगे या इंस्टॉलमेंट, वन टाइम पे करेंगे या आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स चाहिए, इधर या इधर, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बात खत्म हो जाती है। 27 वाला ज्वाइन करेंगे आप बैच या 3 अप्रैल वाला ऑप्शन। तो ये क्या होता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ये अक्सर आपको कॉल के एंड में यूज करना चाहिए। जब आपकी कॉल खत्म होने लगती है तब तक आप बच्चे को कन्विंस कर चुके होते हैं ना, तब आपको दूसरी बातें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पर जब कॉल चल रहा है, अभी तो शुरू ही हुआ है, हाय हेलो ही तो हुई है, तो अभी तो मुझे बच्चे को या फादर को जानना है कि उनके माइंड में उसकी पढ़ाई से रिलेटेड चल क्या रहा है। तो उसको जानने के लिए आपको उससे खुल के सवाल पूछने होंगे। और बेटा कौन से स्कूल में जाते हो, ठीक है, आप किस तरीके से वहां पे पढ़ाई करते हैं, क्या आपकी वहां पे एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपको कुछ डाउट पूछना हो और कोई आपके आसपास हो ही नहीं, है ना, और आपको बार बार पढ़ने के बाद भी वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कितनी बार हुआ आपके साथ आपकी 10th क्लास में? तो आपने सोचा कि इसको सॉल्व कैसे करोगे? कभी मम्मी पापा को डिस्कस किया है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है? कौन बात करता है आपसे घर में? अगर आप ये नहीं पूछोगे तो आपको उसके मन में, क्योंकि वो बच्चा है, कंफ्यूजन कभी सामने नहीं आएगी और वो कभी आपको नहीं बताने वाले कि मैं पापा मम्मी से कंफर्म करके आपसे बात कर रहा हूँ या मैं अपनी मर्जी से ही बात कर रहा हूँ। बच्चे टाइम पास भी करते हैं। आप सोचोगे मैंने तो बढ़िया काउंसलिंग कर दी है, अब तो एडमिशन आ ही जाएगा। पेरेंट्स को बताते भी नहीं है स्टूडेंट्स कि मेरी आज बात हुई है। 4 इंस्टीट्यूट वाले फोन कर करके परेशान करते हैं और बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अगर ढंग से पहले ही पूछने की कोशिश कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये क्वेश्चंस उसी के एग्जाम्पल हैं, आगे चल के हम देखेंगे और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, ओके। और अगर ये काम ना करें तो फिर आप उनकी एनर्जी लेवल को देखिए, अपना एनर्जी लेवल मेंटेन करिए। जैसे जब आप 1 से 2 बजे के बीच में कॉल करते हैं या 1 से 3 बजे के बीच में, तो वो थोड़े डल कॉल्स होते हैं, उसमें एनर्जी होती ही नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान जो होता है ना वो डिवाइडेड होता है। तो वो कॉल में अगर आपकी काउंसलिंग होती है तो मेरा ऐसा मानना है इतने एक्सपीरियंस के बाद कि वो कॉल कभी भी अच्छी नहीं जाती, ठीक है।
उसके बाद जब आप 6:30 से 7 बजे के बीच में फ़ोन मिलाते हैं ना, वो भी बहुत जल्दी वाला कॉल होता है, क्योंकि आपको पता है घर जाने का टाइम हो रहा है। तो आप 10 के बजाय फटाफट से 20 कॉल भी मिला लेंगे, खत्म करना है। वहां पे आपका ध्यान खत्म करना होता है, बात को कट शॉर्ट करना होता है। आपका मन ही नहीं होता कि मेरी कोई काउंसलिंग हो जाए। पूरे दिन में कर तो लिया है, अब ऐसा बहुत लोगों के मन में चल रहा होता है कि यार अब बस कॉलिंग नंबर खत्म करना है, और कोई मतलब अगर काउंसलिंग आ गई तो ना बहुत देर हो जाएगी। बहुत लोगों के माइंड में ये भी होता है, पर आप ये नहीं समझ रहे, एक कॉल एक ही बार उठता है, दोबारा उठने से रहा। टारगेट कैसे करोगे? अगर 7 बजे भी कोई कॉल लग जाए ना, इट्स माय रिक्वेस्ट, सीजन टाइम में वो कॉल काटने की कोशिश मत करिएगा आप लोग। एक ही काउंसलिंग आएगी और शायद वो पेमेंट वाली काउंसलिंग हो। क्या करोगे अगर आप रुकोगे नहीं तो? 15 मिनट एक्स्ट्रा रुक के अगर एक कॉल कर लोगे तो कल को आप ही का एडमिशन होगा या हमारा होगा? इंसेंटिव तो आपको मिलता है। तो ये सीरियसनेस सीजन टाइम में तो चाहिए ही चाहिए। इसीलिए आपको बार बार कॉल करने का जो पैटर्न है वो दिमाग में डाला जा रहा है। लीनियंसी नहीं चलेगी। देखो, इसके 2 सिनेरियो हैं। जब आप न्यू ज्वाइनी हो तो आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा होता है वो कम होता है। हम शुरुआत में आपको 500 नंबर नहीं देंगे, हार्डली हम आपको 100 का नंबर देंगे, राइट? तो अभी आपके पास टाइम है और आपके सर पे टारगेट का बोझ नहीं है, तो आप उसे दोबारा कॉल कर सकते हो। पर जैसे जैसे आप सिस्टम में पुराने हो जाओगे, आपके पास डेटा बढ़ता जाएगा, कॉल बढ़ते जाएंगे, तब आपके लिए मुश्किल होगा कि आप सेम टाइम पे या सेम दिन में उस बच्चे को दोबारा फोन कर पाओ। आप मजबूर हो जाओगे और आपको अगले दिन ही करना होगा। पर शुरुआत में आप डेफिनेटली उसको 2 या 3 अटेम्प्ट एक ही दिन में दे सकते हो। ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि कैसे बात करनी है? यू नीड टू बी इंटरेस्टेड। जैसे आई एम जस्ट सेइंग, ये सच हो भी सकता है और नहीं भी। मुझे लग रहा है कि आधे लोगों को नींद आ रही है। सही है। अगर यहां नींद आ गई और अगर मेरी कॉल पे नींद आई तो एक लीड के 150 से 200 रुपए लगते हैं, सैलरी काट लूंगी। अगर डेटा खराब हुआ तो यहां डेटा खराब नहीं हो सकता, पैसे लगते हैं कि एक बच्चे को यहां तक लेकर आने में और बुलाने में। तो आपका मूड खराब है, आपको आलस आ रहा है, आप बीमार हो, आपकी दिक्कत। सेलिंग टारगेट या कॉल खराब नहीं होने चाहिए। 1 कॉल 2 कॉल, अगर लगातार 5 कॉल खराब हुए तो क्वालिटी को पता चलता है, ऑडिट होती है इसकी, बकायदा मेल आपके पास, फिर करना आप एक्सप्लेन कि आप क्या कर रहे थे। ठीक है। और ये वाली बड़ी गंदी आदत है जो आमतौर पे मुझे रिसेंटली सुनने में आई है। क्या होता है, हम ना बात कर रहे हैं, अभी बेल जा रही है, अभी फोन नहीं उठाया, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, आज लंच में क्या लाए हो? चाय पीने चलना है यार, इसके बाद ये कॉल मैं खत्म कर लूं, चलते हैं। इतने में कॉल उठ जाता है। और ये चीज बच्चे या पेरेंट भी सुन लेते हैं। जब मुझे रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रही है तो बच्चे और पेरेंट को नहीं सुनाई दे रही होगी। तो प्लीज, जब आपके फोन लगा हुआ है और बेल जा रही है, चुप रहिए। रिकॉर्डिंग में ये सारी हरकतें आती हैं और पता चल रहा होता है कि आज उनका मूड खराब है क्योंकि उनकी मम्मी ने अच्छी सब्जी बना के नहीं भेजी थी। मतलब दिस इज एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ इट। पीछे से इतना शोर आ रहा है, कोई खेल रहा है, किसी का पेन नहीं मिल रहा, किसी की डायरी नहीं मिल रही, किसी को फीस याद नहीं आ रही, ये सब सुनाई दे रहा होता है। और अगर इतना शोर है, कृपया अपनी सीट से उठें और बाहर जाके बात करें, क्योंकि ये पेरेंट भी सुन रहे होंगे। इंप्रेशन खराब है। कॉलिंग वाली जगह पे बैठे हैं, आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा शोर होगा। प्लीज ध्यान रखिए, अवेयर रहिए कि आपके आसपास का माहौल कैसा है एंड अपनी कॉल को अच्छे से अच्छा करो, क्योंकि टारगेट आपका है, जवाबदारी आपकी होगी। इसीलिए इतने तरीके बताए जा रहे हैं। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे, जैसे कई बार स्टूडेंट्स ना थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाते हैं। जैसे कि वो बोलते हैं कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरी मम्मी तो हाउसवाइफ ही है, पर मेरे जो पापा हैं ना वो ऑटो ड्राइवर हैं, तो इतने पैसे तो उनके पास नहीं है, तो क्या मैं मोशन में ज्वाइन नहीं कर सकता, मतलब मैं नहीं पढ़ सकता। या फिर किसी के पापा की 2 या 3 महीने से सैलरी नहीं आई है, या किसी के पापा का बिजनेस में नुकसान हो गया है, तो बच्चे एम्बैरेस हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं, नहीं अभी थोड़ा इशू है तो अभी ज्वाइन नहीं करना है। वो बच्चे बता ही नहीं पाएंगे
कि उनको दिक्कत क्या है, दे फील एम्बैरेस, बच्चे हैं वो, प्लीज उनसे अच्छे से प्यार से समझने की कोशिश करें अगर वो बता रहे हैं तो, वरना तो वो फोन काट देंगे। ठीक है, कि पूछिए कि बेटा अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक इशू है तो आप हमसे डिस्कस करिए, हमसे जो पॉसिबल हो पाएगा हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से हम आपके लिए अरेंज करेंगे। एक बार आप बताइए तो सही कि आपको क्यों ज्वाइन नहीं करना, या किस चीज में आपको टाइम लग रहा है। ट्राई आपको करना ही होगा, डायरेक्टली ये सुन के फोन मत रख देना कि नहीं नहीं हो सकता, सॉरी। आप यहाँ पे हाँ तो सुनोगे ही, ना सुनने के लिए तो नहीं बैठे हो ना, मेरी आंसरिंग मशीन भी सुन सकती है, उसके लिए आपको सैलरी देने की जरूरत नहीं है। आपका माइंड है, आपका कॉन्फिडेंस है, एक बार पूछ के देख लीजिए। बच्चे को एम्पैथी फील कराइए, बेटा बताइए तो सही, बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं इंस्टीट्यूट में, अगर हमसे कुछ हो पाएगा तो मैं अप्रूवल ले लूंगी, एक बार बता के तो देखिए आपका बजट क्या है, आप चिंता मत करिए, बहुत सारे कोर्सेज हैं, ऑफलाइन नहीं होगा तो ऑनलाइन बता देंगे, आप बताइए तो सही। बच्चा बता दे ओके, नहीं बताता है, फोन रख देता है, तो फिर आप मजबूर हो, आप उसके घर नहीं जा सकते, पर एक ट्राई एज अ काउंसलर आपको देना ही होगा। एक लीड बहुत मैटर करती है, मेरे लिए वो एक एक लीड बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कॉल किया और अच्छा बेटा क्या सब्जेक्ट है, मेरे पास तो आर्ट्स है, अरे यार रुक के पूछ तो लो, क्या आपकी फैमिली में कोई और स्टूडेंट है जो अभी पढ़ाई कर रहे हो, या जिसको साइंस पढ़ना हो, कोई और कोचिंग लेने वाले स्टूडेंट हैं, या फिर आपके कोई और फ्रेंड हो जिन्होंने साइंस लिया हो, क्या आप किसी का रेफरेंस दे सकते हैं। पूछने में क्या जा रहा है, आदत बनाइए। अगर ऐसे 50 बच्चों से पूछोगे तो कम से कम 2 रिप्लाई तो आएंगे, 50 में से 2 ही आएंगे पर आएंगे, क्या बुराई है रेफरेंस लेने में। ठीक है, प्लीज डायरेक्टली आर्ट्स या कॉमर्स सुन के फोन रखिए मत कि ये तो आपके काम का है ही नहीं, यू नीड टू टॉक टू देम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बच्चे को जानने की कोशिश करनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ जो आपको कॉल्स में पूछना हो सकता है। ओके, फोकस ऑन दिस स्लाइड। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हर क्वेश्चन सभी बच्चों से नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, तो क्वेश्चंस के भी टाइप होते हैं। आप खुद अपने दिमाग से प्रोसेस करिए कि अगर आप खुद 10th क्लास में होते और 11th में आपको जाना होता तो मेरे से क्या पूछा जाना चाहिए, उससे मैं बात कर सकती हूँ कि आगे करियर में डिसाइड क्या किया है, इंजीनियरिंग क्यों करनी है, पापा क्या करते हैं। ठीक है, आपको आगे चल के करियर में कुछ सोचा है या फैमिली में कोई है जो आपको गाइड करता है, सेल्फ स्टडी करते थे या कहीं ट्यूशन जाते थे। ये बेसिक सवाल है जो 10 से 11th वाले बच्चों को अक्सर पूछ लेने चाहिए, तब आपकी काउंसलिंग थोड़ी इजी होगी, चांसेस हैं। ठीक है, और अगर मैं 11th मूविंग से 12th वाले बच्चों को कह रही हूँ, ये इसका मतलब है वो 11th से 12th में जा रहा है। ठीक है, तो 11th वाले बच्चों को अक्सर ये डर होता है कि वो 11th में ना ढंग से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए क्योंकि उन्होंने कहीं कोचिंग लगाई ही नहीं थी।
घर पे ही पढ़ा था, या फिर नॉर्मल स्कूल के हिसाब से उन्होंने आसपास कहीं पीसीएम या पीसीबी की ट्यूशन लगाई थी, वो कोई जेई नीट की तैयारी कर ही नहीं रहे थे, तो उनको 11th से ही नहीं पता चला कि मुझे कितना ध्यान देना था, या फिर ये वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और इसका पेपर में कितना वेटेज है। मुझे अभी भी 3 घंटा पढ़ने की ही आदत है, मैंने अपनी हैबिट सुधारी ही नहीं। मैंने जितनी बार वो बुक पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी, हर बार वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, मुझे केमिस्ट्री समझ ही नहीं आ रही। आप ऐसे सवाल 11th वाले बच्चों से 12th में जाने के समय, जब वो आप कोचिंग के लिए उन्हें फोन मिलाओगे, पूछ सकते हो, क्योंकि अक्सर बच्चों की 11th बर्बाद ही होती है जिन्होंने 11th में कोचिंग स्टार्ट नहीं करी। ठीक है। और अगर मैं 12th से ड्रॉपर की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 12th में भी कोचिंग नहीं ली होती और उनको डर लगता है, नहीं नहीं पहले ना हम बोर्ड्स देंगे, ठीक है, बोर्ड जब हो जाएंगे ना तो फिर हम जेई नीट के बारे में सोचेंगे। तो आपको उनसे पूछना होगा, अब तक आपको किसी ने गाइड नहीं किया कि जेई नीट के लिए आपको क्या क्या अपना पढ़ लेना चाहिए था और कितनी प्रैक्टिस ज़रूरी है? क्या आपको लगता है कि 1 साल में जो आपके चांसेस लिमिटेड हैं उसमें आप ये सब कुछ अचीव कर सकते हो और उन 12 लाख बच्चों से compete कर सकते हो? बैच है, पढ़ आप सकते हो, पर चांसेस क्या हैं? क्या अभी जो आपको 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ने की आदत थी, मैं बोलूं 12 घंटे पढ़ना है, क्या आपसे हो पाएगा? क्या आपका माइंडसेट तैयार है इतना ज्यादा एफर्ट करने के लिए? तभी सिलेक्शन होगा बेटा। तो आपका माइंडसेट है, बोर्ड में आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर थे, पेपर में कितने % आने के चांसेस हैं, और अब तक शुरू नहीं किया है तो अब आपको देर नहीं करनी है, क्योंकि आप ऑलरेडी 11th 12th वाले बच्चों से पीछे हो। तो ये बात होगी। और अगले साल ड्रॉप लेना है या नहीं, बच्चे तो ये भी नहीं समझ पाते, समझ रहे हैं? तो ये वाली बातें आपको 12th से ड्रॉपर जाने वाले बच्चों से करनी होंगी। हर बच्चे से अलग बात करनी होती है। पर एक बात हमेशा याद रखिए, ये जरूर पूछ लीजिएगा कि उनके पापा क्या करते हैं। उनका बैकग्राउंड क्लियर होगा तो आपको पता चलेगा कि वो आपके कौन से कोर्स में फिट हो सकते हैं, उनका पेइंग कैपेसिटी है या नहीं। डायरेक्टली नहीं पूछ सकते हम कि सर कितना अफोर्ड कर पाओगे, दिस इज नॉट राइट। पर ये तो पूछ सकते हैं, वैसे बेटा आपके पापा क्या करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है। आपको पता चलेगा, अगर वो बैंक में हैं, अगर वो सुपरवाइजर हैं, अगर वो छोटे से बिजनेसमैन हैं तो वो मैनेज कर लेंगे। अगर किसी और प्रोफेशन से आते हैं तो फिर उन्हें हॉस्टल के लिए ज़्यादा महंगा पड़ेगा, उनको पीजी सजेस्ट करना पड़ेगा। उनकी बैकग्राउंड से ही तो पता चलेगा कि वो कितना अफोर्ड कर पाएंगे, 3-4 लाख एक साथ जमा कर पाएंगे, या फिर उनको पहले मुझे खाली कोचिंग का ही बताना चाहिए, मुझे उन्हें स्कॉलरशिप देनी ही पड़ेगी, इसके बिना तो वो एडमिशन ले ही नहीं पाएंगे। तो पेरेंट का बैकग्राउंड पूछना और घर में बच्चों को पढ़ाने में मदद कौन करता है, ये 2 सवाल आपको सब बच्चों से पूछने हैं। और अभी मार्च चल रहा है, मान लीजिए इसमें आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के पेपर हो चुके हैं। तो आपका एक सवाल तो बिल्कुल होना चाहिए, क्या आपके एग्जाम हो गए हैं, कैसे हुए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, इस बार आपकी कितनी % आएगी। उससे पता चलता है बच्चा कितना कॉन्फिडेंट है। अगर उसका खुद का माइंड अच्छा है तो वो बता देगा इतने तो आएंगे ही, तो उसने पक्का सोचा होगा कि उसको आगे करना क्या है। जो बच्चा कह रहा है पता नहीं मैम, अभी तो मालूम ही नहीं है, बस हो गए पेपर, वो आपको जेई नीट वाला जवाब देगा ही नहीं। वो कंफ्यूज है, वो कहेगा रिजल्ट पे देखते हैं, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं है कि मेरे से कुछ होने वाला है। ये सच बात है, पर बच्चे खुद से मानते नहीं है ये बात। आपको तो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपको तो उसको मोटिवेट करना है, आपको तो काउंसलिंग करनी है, आपको तो सेल्स करनी है। तो आपका काम है बच्चों के माइंडसेट को समझना। इसीलिए इस तरीके के सवाल, या और भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है जो आप अपनी समझ से पूछना चाहें, जरूर पूछिए। पर्पस है 2 वे कम्युनिकेशन, एंड थोड़ी बहुत जानकारी तो निकालनी ही है। क्या कुछ रैपो बिल्डिंग समझ में आ रहा है? हाय हेलो करने के बाद कैसी बातें होनी चाहिए कॉल पे? जाग के बताइए एवरीबॉडी, से गुड मॉर्निंग टू मी। अब ढंग का जवाब दीजिए कि क्या समझ में आ रहा है रेपो बिल्डिंग, क्योंकि कॉलिंग करते समय अगर इस सेक्शन में गलती हुई तो आपकी कॉल आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं फोन कट हो जाएगा। फिर अपने टीएल को आप जवाब देते रहना कि आपकी काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही, आपकी सेल्स क्यों नहीं आ रही। ठीक है, तो इतना ही इस टॉपिक में मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ राइट डाउन योर फर्स्ट होमवर्क।
आज की जो रिकॉर्डिंग होगी वो इंट्रो प्लस रैपो दोनों मिलाकर आनी चाहिए, जिसमें आप बच्चे को हाय हेलो से स्टार्ट करेंगे एंड उससे जो भी क्लास आप डिसाइड करें कि मेरे को 10 से 11th वाले बच्चे की काउंसलिंग करनी है तो उसके हिसाब से सवाल पूछ लेना, मेरे को 11 से 12th वाले की करनी है या 12th से ड्रॉपर वाले की। खुद अपना दिमाग लगाइए, इसको ध्यान में रखिए और एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चंस कॉल पर पूछिए। उसकी रिकॉर्डिंग 1 से 1.5 मिनट की आज मुझे आपसे होमवर्क में चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा माइंड यूज करिए कि आप बच्चे को अपनी मतलब की इंफॉर्मेशन निकालिए, आप ज्यादा अलग अलग बात करने की नीड नहीं है। और डायरेक्टली बिल्कुल मत पूछ लेना कोचिंग करनी है, कोटा आना है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ये बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। वैसे क्या प्लान कर रहे हो आप, कैसे तैयारी करने का आपने सोचा है, बच्चा बताएगा ना, आप ऑप्शन क्यों दे रहे हो? क्लियर हो रहा है? तो ये रैपो बिल्डिंग 1 से 1.5 मिनट की रिकॉर्डिंग मेरे पास आनी चाहिए, जिसमें हाय हेलो से शुरू करके आप जितना आपको समझ में आए आप बोलें। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं, रेस्ट आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अगर इसमें 4th क्वेश्चन में बच्चे ने बोल दिया मेरी मर्जी, ऐसे बच्चे आपको रियलिटी में मिलेंगे, उनका मर्जी मतलब आपने अभी तक पढ़ना क्यों नहीं स्टार्ट किया है, तो बोल देगा मेरी मर्जी। बिल्कुल आपकी मर्जी है बेटा, पढ़ना तो आप ही को है, फिर आपने हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर क्यों किया है? काउंटर क्वेश्चन तो हो सकते हैं ना, ऐसे बच्चे आपको बहुत कम मिलेंगे पर मिलेंगे ना, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे आंसर्स भी बाद में तैयार हो जाते हैं, पहले आप बेसिक वाला समझ लें, ऐसे बच्चे तो मिलेंगे। जी जी जी, पर आप प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ सकते कि बेटा आपने रजिस्टर किया, आपने OTP वेरीफाई करके नंबर दिया है, कोचिंग तो करनी है तो यही सवाल तो पूछूंगा, पढ़ाई नहीं करनी तो कोचिंग कैसे करोगे? तो अब नहीं करी तो बता दीजिए आप क्या प्लान है आपका, साइंस का, आर्ट्स का या कॉमर्स का। साइंस करनी है तो फिर मैं आपको गाइड करता हूँ, कॉमर्स और आर्ट्स करना है तो बेटा यहाँ पे उसकी गाइडेंस नहीं मिलेगी, बताइए क्या करना है, तभी तो कॉल किया है। नहीं करना है तो भी बता दीजिए और रखिए फोन, आप रख दो उसको। अगर ऐसे जवाब है, उसकी जी हजूरी थोड़ी करनी है, बी प्रोफेशनल, बस आप रूड नहीं होंगे। बच्चा कुछ भी कह सकता है, आपको अलाउड नहीं है, एक गलत टोन और आपके मार्क्स भी कटेंगे, आपको वार्निंग ईमेल्स भी आएंगे, आप खतरे में भी जाएंगे, क्योंकि हम मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, सो प्रैक्टिस दिस वेरी मैनर कि रैपो बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए, एक बार अपना दिमाग लगा के उसे यूज करिए। इवनिंग में मैं आपको घर जाने से पहले एक बार इसके बारे में एक सैंपल कॉल भी करके दिखा दूंगी, ताकि थोड़ा सा और याद हो जाए कि कैसे पूछना है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंट होना मेरे लिए बहुत जरूरी है, वरना आप कॉलिंग नहीं कर पाओ। ओके, सो दिस इज अबाउट योर रैपो बिल्डिंग टॉपिक। अगर कुछ क्वेरी नहीं है तो ये सेशन हम वाइंड अप कर सकते हैं, इसके बाद वाला सेशन आपका 2 o'clock से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।